नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आपका सबका स्वागत करता हूं एक बहुत विशाल महा मैराथन की क्लास में, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। और ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कारगर सिद्ध होगी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। इसमें आपको ऐसे ऐसे सवाल कराए जाएंगे जो कि आपकी सीधे परीक्षा में आने की गुंजाइश है, और साथ ही साथ आपके लिए जो आगामी पेपर्स लगे हुए हैं आपके, उन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत से पहले मैं आपको जानकारी बता दूं, आगामी आने वाले समय में 80,000 पदों पर भर्ती है। विश्वास मानिए, 80,000 पदों पर भर्ती जो आपके दे रखी है एसएससी जीडी के लिए, ये एक इतनी अमूल भर्ती होगी कि जो भी बच्चे आज तक वर्दी पहनने का सपना संजोए बैठे हैं, वो सब वर्दी अपने कंधों पर लेंगे अगर आपकी मेहनत सार्थक और सही दिशा में हुई। हमारी टीम द्वारा भी प्रयास किया गया है कि आपके लिए एक बैच लाई जाए, और बैच है आपकी प्रॉपर थ्योरी बैच, जहां आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई जाएगी। नाम दिया गया उसे महावीर बैच। महावीर बैच में हमारे साथ में अध्यापक गण सारे जुड़े हुए हैं, और ये बैच आपको प्रॉपर थ्योरी, प्रैक्टिस, अन्य चीजों के बारे में मुहैया करवाएगी। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बैच की जो कुल लागत रखी गई थी वो 600 रुपए रखी गई थी, लेकिन हमारी टीम को ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसलिए क्या किया गया बच्चे, इसे 600 रुपए से हटा दिया गया। इसे कहा गया कि हम इसे 600 रुपए नहीं रखेंगे। कितना रखेंगे हम इसे? हम मात्र आपके लिए एक कोड प्रॉपर रखा है हम लोगों ने, क्या कि अगर आप इस कोड के लिए DM20 कोड को बच्चे यूज करते हैं, DM20, तो ये आपको 600 रुपए में नहीं, आपको 20% का डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। कि क्या यूज करना है आपको? DM20 कोड यूज करिएगा। अलग अलग सेना के क्षेत्र हैं, आपके लिए अवसर खोल रखा है अलग अलग सेना के क्षेत्रों ने, तो ये अवसर अवसर लीजिए, इस बात का लाभ लीजिए बच्चे। इसका उत्तर आपको क्या मिल जाएगा? DM20 से। DM20 से आपको एक 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बच्चे ये भी ध्यान रखना, बिहार में आने वाले समय में 12,000 पदों पर नॉन आपके कोई फिजिकल की नीड नहीं, कोई आपको अलग तरह से मेहनत नहीं करनी है। इसके लिए आपको क्या है, एक बैच लॉन्च हमारी टीम द्वारा करेगी। नाम क्या है? नालंदा बैच, जहां 12,000 से अधिक पदों के लिए जो भर्ती आपकी आई हुई है, वहां पर प्रॉपर थ्योरी बैच, प्रैक्टिस बैच और सभी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए करना आपको क्या है, इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है बच्चे। काम क्या करना है आपको? छोटा सा काम आपको ये करना है कि अगर ये बैच आप लेना चाहते हैं, तो ये आपको ना 699 ना पढ़ करके आपको कितने की पड़ जाएगी, अगर आप यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा DM20 का कोड यूज करने के बाद, तो ये आपको एक बहुत बेहतर डिस्काउंट मिलने का एक कहीं ना कहीं चांस है, आपके ऑफर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चे, इसके अलावा ये एक बैच है बिहार में सितारों वाली वर्दी के लिए, दरोगा भर्ती के लिए, जहां कंधों पर आपके स्टार चमकेंगे, उनके लिए आपके लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए साहब 2.0 बैच लॉन्च करा गया है। साहब 2.0 नाम से ही साहब है, तो ध्यान रखना इन पदों के लिए हमारी जो टीम द्वारा बैच लॉन्च किया गया, ये भी आपके लिए 899 का बैच था, लेकिन अभी आपको इतने रुपए का नहीं पड़ेगा। अब आप यहां पर भी DM20 कोड का यूज करके क्या कर पाएंगे बच्चे? DM20 कोड को यूज कर पाएंगे। और कहां यूज करना है? 20% का लाभ मिल जाएगा आपको। कहां यूज करना है? तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन हमारा है फोनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये मिलेगा कहां आपको? इस प्रकार का लोगो होगा, और ये मिलेगा आपको कहीं और नहीं, गूगल प्ले स्टोर पर। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करिए और अच्छे तरीके से क्लास का आनंद लीजिएगा। डन। चलिए, क्लास की बातें हमने आपसे कर ली हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध रहेंगी। चलिए, जो भी बैच लेना चाहे तो आप यहां से ले सकते हैं, कूपन कोड मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोट है आपके लिए, पानी है मंजिलें तो राहों पर होना ही होगा, कुछ पाने के लिए दोस्त जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। अगर बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहां, तब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा। अब बिना संघर्ष दोस्त कहां लड़ा जाएगा? बिना संघर्ष तो जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। भोजन को भी लोग हाथ से उठा के खाते हैं दोस्त, संघर्ष करना पड़ेगा। एक स्थिति आपको बढ़ना है तो स्थिति से आगे निकलना पड़ेगा, और शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो आपको आगे बढ़ाएगी। आपके परिवार में जो बोझ हैं आपको उनको आगे ले जाएंगे, आप उन्हें हटाएंगे, आने वाले समय में आप एक राजा कहलाएंगे। खैर, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी बचे, कोई सानी नहीं पढ़ाई का। चलिए आगे बात करते हैं, पहले सवाल की ओर बात करते हैं। प्यारा सा सवाल, शुरुआत है सार्क के बारे में। क्या पूछा है कि सार्क की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या महिला महासचिव कौन थी? आपको बताना है एंटोनियो गुटेरस थी, या आपको बताना है जर्मेन न्यामने हैं, या आपको बताना है मेडलाइने अल्बराइट हैं, या आपको बताना है फातिमा थियान सईद बताना है। ये चार नाम आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। जल्दी से आप सब बताइएगा। फातिमा थियाना सईद, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या आ जाएगा बच्चे। तो ध्यान रखना, बहुत मोटी सी बात इसमें आपको करनी, बहुत ज्यादा मेहनत करके ना करिएगा। आप क्या करेंगे सर कि 8 देशों का समूह है जिसे सार्क कहा जाता है। सार्क में कितने देश आते हैं? 8 देशों का समूह है बालक। 8 देशों का समूह किसके अंतर्गत आता है? सार्क के भीतर आता है। और इस समूह में बालक ये भी ध्यान रखना आप सभी लोग कि इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी।
मुख्यालय फिर बताएंगे कहाँ है, तो आप कहेंगे कि इसका मुख्यालय बच्चे कहीं और नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय ढाका में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय बालक ढाका में है। तो इसलिए ध्यान जरूर रखना कि मुख्यालय कहाँ पर है आपका, माफी चाहूंगा, ढाका में स्थापना करी गई थी, रियली सॉरी फॉर इट। इसकी स्थापना कहाँ करी गई थी, आप कहेंगे इसकी स्थापना सर करी गई थी ढाका में। और अगर आपसे ये कह दे कि वर्तमान में सार्क का मुख्यालय कहाँ है, बेझिझक बताइएगा कि काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय बच्चे कहाँ है, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। सार्क में भारत प्रॉपर सदस्य है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। बोलो समझ में आ जाएगा, बोलो कर लोगे ऐसे सवाल, बहुत कठिन तो नहीं है ये। काठमांडू में इसका मुख्यालय है, स्थापना ढाका में करी गई थी। अब अपने सवाल पर लौट के आते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन, तो आप कहेंगे फातिमा थियाना, फातिमा थियाना सईद। ये बच्चे ध्यान रखना इनका संबंध मालदीव से है। कहां से इनका संबंध है, इनका संबंध मालदीव से है। यानी आप ये भी ध्यान रखना कि मालदीव की ये महिला सदस्य हैं और मालदीव की ये पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आप कहेंगे फातिमा, आप कहेंगे फातिमा थियाना सईद, यही बच्चे अध्यक्ष बनी थी, आप ध्यान रखना। अब आपके मन में एक सवाल रह सकता है बच्चे कि कौन कौन से सदस्य देश इसमें के अंतर्गत आते हैं, तो आप ध्यान रखना इसमें सदस्य कौन है, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, नेपाल, और इसके अलावा यह भी कह लेना आप क्या, बांग्लादेश, मालदीव, ये इसके सदस्य देश हैं। ये इसके बच्चे सदस्य देश हैं, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और मालदीव। देखो दो देश में छोड़ रहा हूं, भूटान और आपका मालदीव, इनको भी लिख लीजिएगा, भूटान और मालदीव। मालदीव अभी हमने हालांकि लिख लिया है, चलिए छोड़िए, पाकिस्तान लिख लीजिएगा। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो कौन कौन से देश हो जाएंगे हमारे पास, हम कहेंगे भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, और कौन सा बच्चे हो गया, इनमें यही सारे आपके देश हैं। ठीक, यही सारे देश हैं। 2007 में एक बदलाव देखने को मिला। अभी आप कहेंगे सर साथ ही लिखे हैं आपने, 2007 में एक बदलाव देखने को मिला और इसमें एक नया सदस्य जुड़ गया बच्चे। वो देश आपका कौन सा है, अफगानिस्तान। तो ऐसे ही थोड़ी 8 हो गए, 8 इस तरीके से हुए। कैसे 8 हुए, अब आप गिनेंगे 8 हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, 8 सदस्य हैं। स्थापना कब हुई, 1985 में। मुख्यालय कहां इसका बनाया गया है, काठमांडू में। स्थापना हुई कहां थी, तो ढाका में। ये सारे सवाल आपके परीक्षा में बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चे, खूब पूछे जाते हैं। खूब मेहनत करिएगा, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या रखा है, भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियों, भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियों के विचार के संविधान से लिए गए हैं। विकल्प आपके सामने दे रखा है बच्चे, क्या, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, जापान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चितरंजन, आर्मी बॉय, गोल्डन बॉय, आप सब उपस्थित हो चुके हैं, हमारी टीम उपस्थित हो चुकी है, बिल्कुल एकदम रण के साथ, रणभेरी के साथ रणबांकुरे हमारे उतर चुके हैं। और बिल्कुल आ जाइए आप सभी लोग। सौम्या, संध्या, जल्दी से आप सब कमेंट में उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये कहां से लिया गया है, कहां से इसका लिया गया है, आपको जल्दी से बताना है। बिल्कुल, कहां से लिया गया बच्चे, तो आप कहेंगे सर इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, विकल्प आपके सामने दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, जापान दे ही रखा है। तो आप क्या कहेंगे सर, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। गलत जवाब, गलत जवाब। अवशिष्ट शक्तियां बच्चे थोड़ी यहां से ली गई हैं, आपको बस जवाब देना सही ढंग से, सही ढंग से जवाब दीजिए बच्चे, क्या आ जाएगा इसका जवाब, ठीक है। देखो ध्यान रखना, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था और साथ ही साथ में आप इस प्रकार की व्यवस्थाएं, संघात्मक व्यवस्थाएं, संघात्मक व्यवस्थाएं, संघात्मक व्यवस्थाएं, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखना अवशिष्ट शक्तियां, ये दोनों चीजें कहां से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार की जब कभी बात करें कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार, और साथ ही साथ में राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी प्रक्रियाएं राष्ट्रपति से ली गई हैं, यहां अमेरिका से ली गई हैं, ये आप ध्यान रखना। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 कौन भूल जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो आप कहोगे संविधान संशोधन की व्यवस्था हमने कहां से ली है, ये हमने व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त करी है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अच्छे तरीके से हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है।
ये ध्यान रखना, कैसे नहीं याद रख पाओगे आप? आराम से याद करो, आराम से आपकी याद हो जाएगी, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। याद हो गया बच्चे? याद हो जाएगा, पूरा भरोसा आपको याद हो जाएगा। कनाडा इसका सही जवाब आया। जिन बच्चों का जवाब कनाडा आया है अभी आपके उत्तर ठीक आ रहे हैं, अभी आपके उत्तर कनाडा आ रहे हैं, तो अभी आपके जवाब बिल्कुल सटीक और सही जा रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब आप सबके आ रहे हैं। ठीक है, डन बच्चे? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बच्चे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए कि आप तो आपके सबके जवाब आ ही रहे हैं। चलिए, इनमें से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? संक्रमण का मतलब ये होता है बच्चे एक दूसरे को हो जाता है, छूने से हो जाता है, एक दूसरे को छूने से हो जाता है। बीमारी का नाम आपको बताना है। मधुमेह है या दमा है या रक्तस्राव है या खसरा है? जल्दी से आपको जवाब देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? कौन सा ऐसा रोग है जो ऐसे हो जाता है? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब आ जाएगा खसरा। क्या आ जाएगा? खसरा। होता क्या है, खसरे में लाल दाने पड़ जाते हैं शरीर पर। कैसे पड़ जाते हैं? लाल दाने पड़ जाते हैं, लाल दाने आपके पड़ जाते हैं बालक, ध्यान रखना, लाल दाने पड़ जाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। मधुमेह है, जब इंसान के कमी हो जाती है तो कहते हैं ना कि इंसुलिन की कमी हो गई है, आपके मधुमेह हो गया है, शर्करा बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों बातें अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेंगी। मेहनत करके करिएगा बच्चे, कोई समस्या नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करता हूं कोई समस्या आपके लिए नहीं आएगी। डन? आगे बात करें बच्चे, आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा। बिल्कुल आप सबके उत्तर आ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूं आप सबके कमेंट को। लोकप्रिय बाघ की गुफाएं चित्रकारी, लोकप्रिय बाघ की गुफाएं चित्रकारी कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या मध्य प्रदेश में है? अब आप जल्दी से मुझे इसका उत्तर दे जाइएगा, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? बाघ की गुफाएं उसी राज्य के भीतर हैं, उसी राज्य में स्थित हैं बच्चे जहां पर आप कह सकते हो नर्मदा नदी घाटी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहां प्राप्त हुए हैं, जल्दी से आपको जवाब दे जाना है। कहां प्राप्त हुए हैं, जल्दी से आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहां प्राप्त हुए हैं बाघ की गुफाओं के साक्ष्य। जल्दी बताइएगा बच्चे, कहां प्राप्त हुए हैं? क्या बात है, बढ़िया। देखो ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश, अभी उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में जो धार जिला है आपका, धार जिले में ही ये स्थित है, ये ध्यान रखना। एक नदी पड़ती है वाघनी नदी, वाघनी नदी जो पड़ती है, वाघनी नदी के तट पर ही स्थित है ये, वाघनी नदी के तट पर यह स्थित है। कहां पर? वाघनी नदी के तट पर यह अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? वाघनी नदी के तट पर यह अवस्थित है। एक बात तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है, और वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? बताइए, कमेंट में देख पा रहा हूं आपके, बताइए ये इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो आप कहेंगे सर वर्ष 1818 में एक व्यक्ति हैं डेजरफील्ड, वर्ष 1818 में एक व्यक्ति हैं, इन्होंने डेजरफील्ड ने इसकी खोज करी थी। किसने करी थी? डेजरफील्ड ने इसकी खोज करी थी। तो ये एक प्रकार की प्राचीन चित्रकारी है बच्चे। पेपर में यहां से सवाल बहुत बार बन चुके हैं, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं इनको तैयार कर लीजिएगा, द्वारा इनके द्वारा खोज करी गई। ठीक, ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, बताइए कहां पर सबसे पहले चित्रकारी के अन्य साक्ष्य मिले या मानव का विकास हुआ? तो नर्मदा नदी घाटी। कहां पर? नर्मदा नदी घाटी के अवशेषों के बारे में जब बात की जाती है तब भी हम यही कहते हैं कि ये भी अवशेष कहां पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाघ की गुफाओं के बारे में सवाल आपके पूछ रखे हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अन्य कौन सी गुफाएं पाई जाती हैं? जल्दी से आप उत्तर करिएगा कि मध्य प्रदेश में अन्य कौन सी गुफाएं पाई जाती हैं, पाई गई हैं, जल्दी बताइएगा। डन? आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपके लिए सवाल है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के बारे में। डन? चलिए, आ रहा है मजा सवाल करने में? बहुत बढ़िया सवाल, अगर मेहनत करेंगे बिल्कुल। बच्चा कह रहा है सर अच्छा लग रहा है सवाल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बात करें बच्चे, चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल देखो हम ले लेते हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को बच्चे क्या करता है? नष्ट करता है। ओजोन परत को नष्ट करता है। विकल्प हमारे सामने दे रखे हैं, सिलिकॉन नष्ट करता है, सल्फर नष्ट करता है, कार्बन या फिर क्लोरीन। कौन है जो नष्ट करता है? आपको बताना है वो कौन सी इसमें ऐसी गैस दे रखी है, इसके बारे में, तत्व के बारे में बात कर रखा है जिसको नष्ट कर देता है। आपको जल्दी से जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? देखिए ओजोन परत के बारे में ध्यान रखना कि ओजोन परत जो आपकी बच्चे है, ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल के निचले मंडल में पाई जाती है। कहां? समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, निचले भाग में।
इसीलिए आप देखते होंगे वायुयानों के जो उड़ने की दशा है वो समताप मंडल है, और वहां कहा जाता है कि इसके कारण भी ओजोन परत का ह्रास हो रहा है निचले मंडल में। और कई पेपर में आपको ऐसे देखना मिलेगा क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी भाग का मतलब ये कि समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत के बारे में यह भी पूछा जाता है कि ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र कहां देखा गया, तो हम कहते हैं ओजोन परत में सबसे पहला छिद्र, ओजोन परत का पहला छिद्र बच्चे कहां देखा गया, तो पहला छिद्र देखा गया था कहां पर, ये देखा गया था अंटार्कटिका में। कहां देखा गया था, अंटार्कटिका में पहला छेद देखा गया था। किसका देखा गया था, ओजोन परत में पहला छेद। और कई पेपर में पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई बच्चे मापते हैं, बहुत मोटी है ये, डॉब्सन यूनिट में मापते हैं। किसमें, डॉब्सन इकाई में मापते हैं, डॉब्सन यूनिट। तो डॉब्सन इकाई में किसकी मोटाई मापी जाती है, तो आप कहते हो सर डॉब्सन इकाई में किसी और की नहीं मापी जाती है, ये ओजोन परत की मापी जाती है। किसकी मापी जाती है, ओजोन परत की मापी जाती है। चलिए अब तक आपको उत्तर आपको दे देना चाहिए, बिल्कुल आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में आ पा रहे हैं, बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया। ध्यान रखना इसका उत्तर आ जाएगा क्लोरीन। क्या आ जाएगा बच्चे, क्लोरीन। तो जिन बच्चों का उत्तर क्लोरीन आ रहा है उन सबका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है। साथ ही साथ जो डेटा आपको मैंने दे रखा है ये भी आपको अच्छे तरीके से मेहनत कर ले जानी है। सही ढंग से मेहनत करेंगे तो बच्चे आराम से कर लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं आपको ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो समताप मंडल से आ गया। इसके अलावा जो सवाल आपसे और पूछे जा सकते हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा सर आपका अगर परत की बात करें तो सबसे निचली परत पृथ्वी के आसपास कौन सी है, क्षोभ मंडल है बच्चे। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत मानी जाती है, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत मानी जाती है। अब इस मंडल की विशेषताएं क्या कुछ हैं जरा देखिएगा। क्षोभ मंडल के ऊपर ध्यान रखना, वर्षा, गड़गड़ाहट, वर्षा, गड़गड़ाहट, ये सब यहीं पर ही होते हैं, क्षोभ मंडल में ही। हेलीकॉप्टर उड़ने की आदर्श दशा, हेलीकॉप्टर उड़ने की आदर्श दशा कहां पर है, तो हेलीकॉप्टर उड़ते कहां पर हैं, यहीं पर उड़ते हैं, यहीं पर उड़ते हैं। कहां उड़ते हैं, इसी दिशा में उड़ते हैं। तो ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपरी परत कौन सी है, पृथ्वी के ऊपर तो हम यही कहते हैं पृथ्वी की परतों में सबसे ऊंची परत, आप सबसे पहली परत कौन सी पड़ती है, ये परत पड़ती है आपकी, कोई और नहीं, क्षोभ मंडल। कौन सी पड़ती है बच्चे, क्षोभ मंडल सबसे ऊंची पड़ती है, ये ध्यान रखना। क्या है, क्षोभ मंडल। बोलो समझ में आपको आ जाएगा, अब तो आप आसानी से कर लेंगे और कोई समस्या भी आपको नहीं आएगी। वेरी गुड, डन। चलिए बढ़िया, अच्छे तरीके से आपको उत्तर भी आ रहे हैं, अच्छे तरीके से आप कर भी पा रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चे। अगला सवाल हमारा क्या आने वाला है, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, इनमें से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर श्रीनगर को, जम्मू और श्रीनगर को दो लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है। आपको बताना कौन सा वो दर्रा है जोड़ने वाले गेटवे के रूप में देखा जाता है, चांगला है या अग्निहाल है या लानक दर्रा है या बनिहाल दर्रा है। आपको जल्दी से इसका जवाब देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, सटीक जवाब। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको देख लेता हूं, तब तक बताइए बच्चे क्या आ जाएगा इसका जवाब। ध्यान रखना यहां से सवाल क्या कुछ आते हैं जरा देख लीजिएगा, तो इसका आप ध्यान रखना। इसको जोड़ने का कार्य, चलिए मैं उत्तर दे रहा हूं आपको, बनिहाल दर्रा। बेटा बनिहाल दर्रा जो आपका है ये कहां है, ये आपको जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। और जवाहर सुरंग, ध्यान रखना जवाहर सुरंग कहीं और नहीं है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बेटा है। कहां है, इसी दर्रे के भीतर है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहां है, इसी दर्रे में है। जम्मू कश्मीर के दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्या आप ध्यान रखना, पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा कहां है, तो आप कहते हो पीर पंजाल दर्रा भी यही है, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा कहां है, पीर पंजाल दर्रा भी यही है। इसके अलावा जोजिला दर्रा कहां है, तो आप कहोगे जोजिला दर्रा भी सर यहीं पर ही हमने पढ़ा है, जोजिला दर्रा भी हमने यही पढ़ा है। काराकोरम दर्रा कहां है, तो काराकोरम दर्रा भी आपका यही जम्मू कश्मीर में ही है। बनिहाल दर्रा तो आपके सामने लिखा ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बनिहाल दर्रा भी आप कर ही लेंगे, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर का ही दर्रा है। और इसके अलावा क्या है बेटा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा कहां पर है, तो बुर्जिल दर्रा भी आपका इसी राज्य के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर स्थित हैं। एक दर्रा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वो दर्रे का सवाल क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है कि जम्मू श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है। तो ध्यान रखना ये अभी जोजिला दर्रे के ऊपर काम चल रहा है, ये श्रीनगर को किसको जोड़ देगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है, यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। खुद अलग अलग दो यूटी के रूप में स्थापित हो चुके हैं, आपको पता है। अभी हाल ही में हमने क्या मनाया था, 31 अक्टूबर मनाया था, 31 अक्टूबर को हमने एकता दिवस मनाया, राष्ट्रीय एकता दिवस। कब मनाया हमने, तो हमने कहा 31 अक्टूबर को मनाया बालक,
कब मनाया बाल के? 31 अक्टूबर को बाल को मनाया। अब हमने 31 अक्टूबर के दिन 2019 में एक घटना हो गई थी। क्या घटना हो गई थी? इसी दिन दो नए केंद्र शासित राज्य सामने आ गए थे। कौन कौन से दो नए केंद्र शासित राज्य थे? तो आपने कहा था सर, एक तो बन गया आपका लद्दाख, इसी दिन बना, जम्मू कश्मीर से अलग होकर के एज ए यूटी, और एज ए यूटी ही सामने हमारे पास आया था जम्मू एंड कश्मीर। तो दोनों बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है, दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये 31 अक्टूबर 2019 को बने, इसी दिन जयंती होती है सरदार पटेल की, इसलिए सवाल और महत्वपूर्ण बन जाता है। डन कर लेंगे आप अच्छे तरीके से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से पढ़िएगा कि निम्न में से किस पुस्तक के लेखक, निम्न में से कुछ पुस्तक के लेखक वाराह मिहिर हैं। वाराह मिहिर एक आप जानते हैं बहुत बढ़िया से खगोल शास्त्री रहे, इनसे सवाल अक्सर पेपर में आपसे पूछ ही लिया जाता है। कर लेंगे सवाल को, मेहनत से कर लेंगे आप, बिल्कुल। तो ध्यान रखना इस बात को लेकर के, कुमार संभवन आ जाएगा, या शकुंतला आ जाएगा, या बृहत संहिता आ जाएगा, या ऋतु संहार आ जाएगा। वाराह मिहिर के बारे में रचना बच्चे पूछी गई है, वाराह मिहिर संबंध में रचना कौन सी है? जल्दी से आपको उत्तर देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? ठीक है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? तो ध्यान रखना, एक पुस्तक है बृहत संहिता। क्या है? बृहत संहिता, यानी विकल्प सी दे रखा है। यह खगोल पर आधारित पुस्तक है बच्चे। किस पर आधारित है? खगोल पर आधारित पुस्तक है बृहत संहिता, खगोल आधारित पुस्तक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमारे पास ज्ञान नहीं था, बहुत ज्ञान था हमारे मुनियों के पास, पुराने आदमियों के पास। 6वीं शताब्दी के आसपास वाराह मिहिर बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आर्यभट्ट ने देखो जीरो का आविष्कार किया। शून्य दुनिया को किसने बताया? शून्य की जानकारी आर्यभट्ट ने दी थी, है ना, आर्यभट्ट ने दी थी। और भारत ने आर्यभट्ट के सम्मान में वर्ष 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया? उसका नाम भी क्या रखा बच्चे? आर्यभट्ट रखा। क्या रखा? आर्यभट्ट सैटेलाइट 1995 में लॉन्च किया गया, और यह भारत का पहला सैटेलाइट था। ठीक है, गौरव की बात है, दुनिया में हमने बहुत कुछ दिया है। ठीक है, दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया है। उपलब्धि ऐसे ही लोग थोड़ी मांगते हैं, उपलब्धि अलग अलग लोग मांगते हैं। हमने बहुत कुछ दे रखा है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारे सिद्धांत दिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो भी है सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या है कि पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल कौन सा है? फार्मिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? आपको बताना है फार्मिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है, या टार्टरिक अम्ल है, या फिर आपको बताना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल इसमें देखने को मिलता है? आपको जल्दी से जवाब देना बच्चे, कौन सा अम्ल मिलता है? तो देखो ध्यान रखना, कच्चे आमों में, इमली में, चाहे वो कच्चे आम हो, कच्चे आम में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और साथ ही साथ में पके हुए केले में भी टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जिन्होंने भी जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, केले से एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया। क्या आ गया? अभी हाल ही में एक केला है बच्चे, मेटी केला। कौन सा है? मेटी केला। मेटी केला को अभी क्या दिया गया है? एक जीआई टैग दिया गया है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में मेटी केला को जीआई टैग दिया गया है? तो आप ये कह सकते हैं कि मेटी केला जो आपका उत्पाद है वो तमिलनाडु का उत्पाद है। कहाँ का है? तमिलनाडु का सर उत्पाद है। तमिलनाडु हैव मैक्सिमम जीआई टैग, यानी सर्वाधिक जीआई टैग के बारे में अगर बात करा जाएगा तो सर्वाधिक जीआई टैग कहां पर हैं? सर्वाधिक जीआई टैग बालक कहीं और नहीं है, ये जीआई टैग आपके किसके पास? तमिलनाडु के पास हैं। कुछ जीआई टैग अपने बिहार के पास भी पढ़ लेते हैं कि अपने बिहार पे कौन सा है, आइए ना हमारे बिहार में, है ना, कौन कौन से जीआई टैग हैं? तो बिहार में हमारे क्या हैं? एक तो आप सबसे फेमस क्या है? मधुबनी पेंटिंग, हमारे राज्य की मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बाटे ना, मधुबनी पेंटिंग। इसके अलावा बच्चे क्या कहला? इसके अलावा आप ये कहेंगे कि मधुबनी पेंटिंग के अलावा सिलाव खाजा, सिलाव खाजा कहाँ का है? तो सिलाव खाजा भी यहीं का है। अभी रिसेंटली क्या दिया गया? रिसेंटली अभी इसी राज्य ने अपना जीआई टैग दिया है, क्या? मिर्चा चावल। अपने राज्य ने क्या दिया? मिर्चा चावल। कहाँ का है? तो मिर्चा चावल अपने ही राज्य का है, बिहार का ही है। ठीक है, ध्यान रखना। जर्दालू आम कितना फेमस बाटे हो, जर्दालू आम। जर्दालू आम ये आपका कहाँ किस राज्य का है? तब भी आप यही कहेंगे जर्दालू आम भी इसी अपने बिहार राज्य का ही है। तो ये सारे सवाल कहाँ से पढ़ेंगे? बिहार से पढ़ेंगे ना जी, बिहार से ही ना पढ़िएगा। तो ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिएगा। चलिए बढ़ चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगर फार्मिक अम्ल पूछे ना तो फार्मिक अम्ल के बता दीजिएगा कि चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल होता है,
बिच्छू के काटने पर फार्मिक अम्ल होता है, तो दोनों के काटने पर क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या आ जाएगा बचवा? अगला आएगा पायरोल्यूसाइट एक का अयस्क है, यानी कौन सी ऐसी चीज दे रखी है यहाँ पर जिसका अयस्क आपका है मैग्नीज है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है या यूरेनियम का है? किसका है उत्पाद, बताइएगा जल्दी से। डन। बताइए किसका आपका ये है जाएगा, तो आप कहेंगे यह किसका खनिज है बच्चे, या आप कहोगे सर यह मैग्नीज का खनिज है। किसका खनिज बाटे हो? मैग्नीज का है। मैग्नीज का एकदम सही जवाब आ जाएगा, मैग्नीज का। देखिए यूरेनियम के बारे में अगर बात करें तो भारत में एक खान है बहुत फेमस है, जादूगोड़ा की खान। क्या कहोगे? जादूगोड़ा की खान। तो जादूगोड़ा की खान कहाँ है बच्चे? जादूगोड़ा की खान आप कहोगे, जादूगोड़ा की खान आपकी कहाँ पर है? यह आपकी बच्चे कहीं और नहीं है, जादूगोड़ा की खान। आप जल्दी बताइएगा जादूगोड़ा की खान कहाँ है, चलिए आप बताइएगा। एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, कहाँ स्थित है जादूगोड़ा की खान? स्थित है, ये यूरेनियम की प्रसिद्ध खान है, ठीक है, प्रसिद्ध खान है। अब आपको बताना है कहाँ है, यही तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है। एक सवाल आपसे मैं दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपके कमेंट को भी देख पा रहा हूँ समय समय पर। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। आज सभी लोग, आप सब लोग दीपावली की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके अध्यापक गण आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। सभी अध्यापक आपके साथ लगे हुए हैं ना, इसलिए बच्चे नहीं लगे हुए हैं अपने त्योहारों को छोड़ करके कि वो सब अपने अपने घर ना जाएं, उन घर से प्रेम नहीं है। लेकिन एक त्याग इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हमारे साथ कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी होती रहे और जब उनको समय लगे घर से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ भी सकें। यही एक तरीका है हमारा पढ़ाने का। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, अलग अलग स्तर पर खूब काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि आपको अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए, आपके त्यौहार पर भी आपकी पढ़ाई की जाए, है ना। तो बेटा मेहनत करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, हम सबकी मेहनत सार्थक कर दें, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए आप सब। चलिए डन। जादूगोड़ा की खान उत्तर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप सब उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए कहाँ उत्तर है आपका। मैं उत्तर बाद में भी पढ़ लूंगा, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बच्चे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है कि पटेती या पश्चात का दिन, पटेती या पाश्चात का दिन डैश कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। बताना ये कि कौन से कैलेंडर का है। पारसी का है बेटा, पारसी कर लो इसको, पारसी का है, बौद्ध का है, जैन का है या ईसाई का है। किसका महत्वपूर्ण दिन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आ जाएगा सही जवाब, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? तो देखो ध्यान रखना, बहुत छोटी बात बताता हूं आपको, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं हैं। देखो जब हम लोग गलतियां करते हैं ना, गलतियों को सही ढंग से सुधारने का काम भी करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सब अच्छा हो जाए। वैसे ही पारसी समुदाय हमारा है। पारसी समुदाय क्या करता है, ये पश्चात का दिन जो वाला होता है वो पारसी कम्युनिटी द्वारा ही मनाया जाता है, ठीक है। और कोशिश किया जाता है कि हम नई शुरुआत करेंगे, अच्छे से शुरुआत करेंगे, पारसी कम्युनिटी के द्वारा ही शुरुआत किया जाता है। तो पटेती एक्चुअली स्पेशली वर्ड जो पारसियों के रिलेटेड करता है, पाश्चात का दिन भी कहा जाता है। दोनों बातें जरूरी हैं, दोनों बातें अच्छे तरीके से कर भी लीजिएगा। अब इसके अलावा भी ध्यान रखना, यहां पर विकल्प आपके पास अलग अलग भी हैं, बौद्ध भी है, जैन भी है, ईसाई भी है। ईसाइयों के कैलेंडर को ही हम लोग फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर, ठीक है। याद रख पाओगे, अच्छे से कर लोगे, कोई कठिन सवाल तो नहीं है, अच्छे से कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। वेरी गुड बच्चे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है। कितना लंबा होता है, 24 घंटे का होता है क्या, या 12 घंटे या 14 घंटे या 48 घंटे। आपको बताना है कि कहां से ये इसका दिन कितना बड़ा होता है। 24 घंटे का होता है बच्चे, या 12 घंटे का होता है, या 14 घंटे का होता है, कितना लंबा होता है बताएं, बताइए बच्चे क्या कहेंगे आप। दिन की लंबाई पूछ रहा है, रात वात का मत उत्तर दीजिएगा भाई। उत्तर 24 भी दे रहे हैं, बताइए कैसे काम चल करेगा भाई। क्या जाएगा जवाब बच्चे। देखिए मेरी बात समझिएगा, जब हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं बच्चे, जब हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जो बीच की रेखा आपकी कहलाती है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा।
और इसके ऊपर और नीचे और रेखाएं जो आपकी होती हैं, ये रेखाएं कौन कौन सी कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी, एक कहलाती है ऊपर की ओर वाली आपकी जो 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांशी रेखा है, ये क्या कहलाती है 23.5 डिग्री वाली? तो आप कहते हो ये कहलाती है सर कर्क रेखा। क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। और 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे यह रेखा कहलाती है मकर रेखा। अंग्रेजी में कहें तो क्या कहेंगे? 0 डिग्री रेखा जो अक्षांशी रेखा, ये क्या कहलाती है? आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहलाती है। जो आपकी ऊपर है 23.5 डिग्री, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। सबसे नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। अंग्रेजी भाषा में तो यही कहा जाता है। अब सूर्य का हम प्रकाश डालें ना, अगर लाइटवा डालें इसके ऊपर तो कैसे दिखाई देगी? लाइटवा डालेगी, लाइटवा ऐसे जाएगी ना आपकी इसके सामने, ये जाएगी सीधा ऐसे। अब सबसे ज्यादा जो लाइट लेगा ना, वो लाइट ये वाला एरिया लेगा। सबसे ज्यादा लाइट कौन सा एरिया लेगा? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा लाइट तो ये वाला एरिया ले लेगा। और जब ये वाला एरिया लाइट ले लेगा बउआ, तो केवल और केवल फिक्स रहता है कि 12 घंटे का इस पे दिन रहना ही रहना है। ठीक है, बराबर 12 घंटे का दिन रहता है। देखिए हमने 12 दिन लिख दिया है, कितना गलत लिखा है ना, 12 घंटे लिखना चाहिए हमको। तो 12 घंटे का आपका क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा यही। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, डन डन डन, ठीक है, बढ़िया। डन भाई, चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल आपसे मैं छोड़ने जा रहा हूं, आप सवाल बताएंगे कि तीनों रेखाएं, तीनों रेखाएं जो आपको दे रखी हैं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, ये आपको बताना है। कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं ये तीनों रेखाएं? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना चाहिए आपको। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर इसका सटीक देना है कि क्या आ जाएगा इसका सटीक जवाब। तीनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो आप सबके उत्तर भी आ रहे हैं। सोनाली, ठीक है, गोल्डन बॉय, वेरी गुड वेरी गुड, आप सबके उत्तर आ रहे हैं, आप सभी लोगों के, क्या बात है, बढ़िया। चितरंजन जी अनुपस्थित दिखाई से दे रहे हैं। हाँ जी चितरंजन जी आ जाइए जल्दी से। ठीक है बच्चे, डन, वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कमेंट में आप सबके उत्तर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए बढ़ चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या आ जाएगा? अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्योकुम समाई, क्या बढ़िया सा सवाल है, त्योकुम समाई नाम का त्योहार मनाया जाता है? मिजोरम मनाता है, असम में मनाता है, मेघालय या नागालैंड? बताइए कौन से राज्य में मनाया जाता है त्योकुम समाई नाम का ये आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए? कितना प्यारा सवाल दे रखा है, बताइए कहां मनाया जाता है? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए आप सभी लोग। मिजोरम, असम, मेघालय या नागालैंड? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे रहे हैं, कुछ उत्तर गलत भी आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ उत्तर गलत आपके आ रहे हैं, आपको सही ढंग से उत्तर देने भाई। देखिए ध्यान रखना, जो भी बच्चे अलग अलग तरीके से मुझे उत्तर, मैं कमेंट बॉक्स आपके देख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपके सबके उत्तर अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। अब ये बात बहुत सटीक ढंग से समझिएगा कि ये जो उत्सव मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड में इसके अलावा मैंने आपको कई बार बताया है, हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप कहते हो सर हार्नबिल महोत्सव कहीं और राज्य में नहीं मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव भी इसी राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव? नागालैंड में ही। इसी राज्य में ही आप ऑरेंज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हो। कौन सा फेस्टिवल? ऑरेंज महोत्सव। ऑरेंज महोत्सव किस राज्य में मनाते हो? ऑरेंज फेस्टिवल भी यही। और फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, महोत्सवों का महोत्सव कौन? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को महोत्सव का महोत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महोत्सवों का महोत्सव। महोत्सवों का महोत्सव कहा जाता है, राइट। महोत्सवों का महोत्सव कौन कहलाएगा? यही कहलाएगा हॉर्नबिल महोत्सव। कुछ और बातें ले लेते हैं। असम में एक बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है बिहू। कौन सा महोत्सव है बच्चे? बिहू महोत्सव।
बिहू महोत्सव अलग अलग तरीके से होते हैं, किगाली बिहू, काटी बिहू, है ना। ऐसे मिजोरम में एक महोत्सव होता है चापाचार कूट महोत्सव। चापाचार कूट महोत्सव भी अलग अलग तरीके, कूट महोत्सव अलग अलग होते हैं। मीम कूट भी एक होता है। ये कौन सा होता है? मीम कूट। बच्चे मीम कूट कहाँ का महोत्सव? तब भी आप यही कहोगे मीम कूट महोत्सव यहीं का बहुत फेमस है। असम का एक मेला बहुत फेमस होता है, आप कौन सा? कामाख्या मेला महोत्सव। कामाख्या कहाँ स्थित है? तो आप कहते हो कामाख्या मंदिर, माँ कामाख्या मंदिर भी कहाँ स्थित है? माँ कामाख्या मंदिर भी कहीं और नहीं स्थित है बच्चे, असम में ही स्थित है। डन। क्या मेरी बातें इतनी समझ में आपको आ जाएंगी? अच्छे से आ जाएंगी, बिल्कुल। यही एक सवाल लीजिएगा, बताइएगा संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि संगाई महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में उत्तर क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, कि संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स आपके पढ़ लिए जाएंगे, निश्चिंत रहिए, हम पढ़ते भी चलेंगे कौन सटीक उत्तर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। डन बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा? अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि राजकोषीय नीति किस देश की सरकारी को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? राजकोषीय नीति किसी देश की सरकारी को किसको किसको अब बात है किसको प्रभावित करती है? इक्विटी बाजार को, परिनिवेश को, या व्यक्तिगत व्यय को, या फिर कर राजस्व को? किसको नियंत्रित करती है? आपको जवाब देना है, क्या जाएगा इसका सही और सटीक जवाब? बोलिए बच्चे, क्या कहोगे? ध्यान रखना इस बात को लेकर कि किसको नियंत्रित करता है? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। तो आप कहते हो सर राजकोषीय नीति क्या करती है? यह कर राजस्व के प्रवाह को नियंत्रित करती है। देखिए कई बार आपने बजट में पढ़ा होगा कि सर राजकोषीय घाटा आ गया। अब क्या होता है राजकोषीय घाटा? ये भी तो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर एक अतिथि आए हैं, हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर ये स्थिति है कि मेरे पिताजी 100 रुपए कमाते हैं या मैं 100 रुपए कमाता हूँ, और मैंने एक बजट रखा हुआ है कि मैं क्या करूंगा, 100 रुपए ही खर्च करूंगा, 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं खर्च करूंगा। ये मेरा मानना है। अब एक्स्ट्रा खर्च नहीं करूंगा तो ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि मुझे नियंत्रित खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से मुझे ये लगा कि मेरे घर पे एक अतिथि आ गए हैं, मुझे 100 रुपए में ही खर्च करना था, अचानक मुझे लगा कि मेरे घर पर अतिथि आ गया, और अतिथि आने से 10 रुपए का अतिरिक्त खर्च आ गया है। अतिरिक्त खर्च आ गया, और यह अतिरिक्त खर्च ही हमारा क्या है? राजकोषीय घाटा है। कई बार आपने देखा होगा कि बजट का बोले 3.9 राजकोषीय घाटा रहा, लेकिन हमने जितना बजट रखा उससे 3.9 और खर्च हो गया, है ना। तो ये राजकोषीय घाटा फिर प्रतिपूर्ति की जाती है कर के माध्यम से, कर राजस्व के माध्यम से, ये सारी चीजें इसमें आपकी होती रहती हैं बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। अतिरिक्त खर्च एक अतिरिक्त बहन खर्च हो जाती है, वो चीजें आपको बहुत बेसिक और बहुत सामान्य है, इसमें कुछ समझने वाली बातें बच्चे है नहीं, क्योंकि बहुत सामान्य मैंने आपको बिल्कुल लोकल एक आपको बता दिया कि लोकल तरीके से आप समझ लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, अब तो समझ जाओगे, कर लोगे। चलिए बढ़िया, कर लेंगे, बड़ी जरूरी बात है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, पढ़िएगा क्या दे रखा हुआ है। सॉरी, अगला सवाल हमारे सामने, इनमें से कौन सा नयनार संत नहीं है? ठीक है, नयनार संत कौन नहीं है? सुंदरार हैं, अपार हैं, या आपको बताना है सामंदर, या फिर आपके अंडाल। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जो नयनार संत नहीं है? यही तो आपको जवाब देना बच्चे। अलवार, नयनार, ऐसे नाम आप अपने इतिहास में जरूर पढ़ते रहते हैं, जानते हैं इस बारे में आप सभी लोग, है ना। तो बताना क्या आ जाएगा इसका जवाब, बोलिए भाई। क्या आ जाएगा बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखना जो अंडाल हैं बच्चे, अंडाल इनके समकालीन नहीं हैं। अब नयनारों के बारे में ध्यान रखना, नयनार शैव संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हैं, शैव संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये बात अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, शैव संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हैं। पेपर में खूब आता है, पेपर में इनसे जुड़े हुए सवाल खूब आते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितना अच्छा तरीके से सीख रहे हैं, कितना बेहतर कर पा रहे हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है बच्चा, कितना प्यारा और कितना अच्छे ढंग से आप पढ़ पाते हैं, दोनों बहुत जरूरी बातें हैं। ठीक है, डन। चलिए बहुत प्यारी जवाब आप सबके उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उत्तर भी आप सब देते हैं, बहुत अच्छी बात है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अनुज बहुत बढ़िया, अनुज, शुभम, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो दे रखा है, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, इनमें से कौन सा डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स एंड
डेजर्ट माफी चाहूंगा, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुण सैनी हैं, या रामचंद्र गुहा हैं, या गुरुचरण दारा हैं, या नलिनी सिंह हैं? अब चार विकल्प आपको आपके सामने हैं, उत्तर आपको सटीक देना है कि इसका उत्तर बच्चे क्या ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है ना? आपको बताना है। रामचंद्र गुहा इतिहास के बहुत बेहतरीन लेखक हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं। आप कभी अवसर लगे रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक जो जरूर पढ़िएगा जब कभी आप इन सब चीजों से निकल जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, देखिए इसका उत्तर भी रामचंद्र गुहा ही है। जिनका उत्तर आ रहा है रामचंद्र गुहा, बिल्कुल। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध बढ़िया किताब है गांधी के बाद भारत। गांधी के बाद भारत, ये भी अगर अवसर मिले तो कभी पढ़िएगा, गांधी के बाद भारत। इसमें गांधी जी के बारे में बाकायदा चरित्र के बारे में बताया। तो ये इतिहासकार और साहित्यकार दोनों हैं। इतिहास के बारे में भी बात लिखते हैं और अपनी किताबें भी खूब छापते हैं। इतिहासकार हैं ये, इतिहासकार हैं। बहुत प्यारे सवाल इनके बारे में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत किताबें पूछी जाती है। गांधी के बाद भारत किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा की किताबें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल, डन, वेरी गुड। अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ। अगला सवाल लिखा हुआ है चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? खेल की शब्दावली आप रख लीजिएगा, जितना जल्दी हो पाए जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी एक शब्दावली चर्चा में रही, टाइम आउट। पढ़ा, देखा, समझा होगा टाइम आउट क्या होता है। आपने देखा होगा टाइम आउट क्या होता है। तो प्यारे सा शब्द एक टाइम आउट आया और एक श्रीलंकन खिलाड़ी आउट हो गया। अभी हम बात करेंगे क्या है कुछ नहीं। आप पहले इसका उत्तर दीजिएगा कि टेबल टेनिस में चेरी पिकिंग यूज करते हैं, या तैराकी में, या बास्केटबॉल में, या फिर क्रिकेट में यूज करते हैं। आपको जवाब इसका सही जवाब देना है। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? बोलिए बच्चे, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? किस सब खेल में इसका प्रयोग किया जाता है? बोलिए। बोलिए बच्चे, जल्दी जल्दी उत्तर करिएगा। इसका क्या आ जाएगा इसका उत्तर? मैं बच्चे कहीं गया नहीं हूँ, आपके साथ में ही हूँ। आपको परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ में ही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ मैं। राइट, चलिए आपको उत्तर देना है। टेबल टेनिस, तैराकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? ये मैराथन है बच्चे, मैं कहीं कैसे चला जाऊंगा आपके आपके बिना। मैं आपके साथ ही रहूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपके साथ ही रहना है, बस आपको सही ढंग से उत्तर दे जाना। क्या आ जाएगा इसका जवाब? बच्चे जल्दी जल्दी से उत्तर, उसका उत्तर करिएगा। क्या आ जाएगा जवाब? क्या आ जाएगा इसका एकदम सटीक जवाब? जल्दी से उत्तर करिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं इसके बारे में कि इसका जवाब क्या आ जाएगा बच्चे? इसका सही जवाब आ जाएगा बास्केटबॉल। जिन बच्चों का जवाब बास्केटबॉल आ रहा है वो सब बच्चे बिल्कुल सटीक और एकदम सही जवाब दे रहे हैं। बास्केटबॉल ही इसका उत्तर आएगा। और बास्केटबॉल, ये चेरी पिकिंग जो शब्दावली है वो इसमें ही यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? इसी में यूज करते हैं। चेरी पिकिंग नाम की शब्दावली इसी में यूज करी जाती है। अब जरूरी बात यह है कि आपको किस तरीके से और समझना होगा। तो ये शब्दावली किसमें है? बास्केटबॉल। तो जिनका उत्तर बास्केटबॉल आ गया। अब मैंने आपसे एक बात बोली कि आपको एक शब्दावली पर ध्यान देना पड़ेगा। वो शब्दावली क्या रही? टाइम आउट की। तो टाइम आउट क्या रहता है आप इसको समझिएगा। टाइम आउट, अभी हाल ही में एक श्रीलंकन खिलाड़ी आउट हो गए हैं टाइम आउट के चक्कर में। क्या हो गया? टाइम आउट के चक्कर में भाई साहब आउट हो गए। टाइम आउट है क्या?
कोई भी खिलाड़ी, मैं इसको दोबारा सही ढंग से लिख देता हूं, टाइम आउट है क्या, इसको आप समझिएगा। टाइम आउट एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी खिलाड़ी, क्रिकेट में होता है, ये किसमें होता है, क्रिकेट में होता है बच्चे। और ये होता क्या है, आईसीसी का नियम कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी 2 मिनट में आउट होने के बाद क्रीज पर नहीं पहुंचता है, ऐसी दशा में वो खिलाड़ी क्या होता है, टाइम आउट माना जाता है। क्या होता है, टाइम आउट माना जाता है। और इसके भी शिकार हुए हैं कौन, आप कहेंगे एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज कौन से खेल को खेलते हैं, तो आप कहोगे एंजेलो मैथ्यूज क्रिकेट ही खेलते हैं कहां के एंजेलो मैथ्यूज, तो आप कहेंगे ये खिलाड़ी भाई साहब कहां के हैं, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, और ये टाइम आउट का शिकार हुए, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्रिकेट की शब्दावलियां आपसे जानते हैं क्या क्या हैं। क्रिकेट में तो बहुत अच्छे तरीके से स्टंपिंग, बोले स्टंपिंग किसमें होती है, बोले स्टंपिंग क्रिकेट में होती है। रनआउट किसकी शब्दावली है, क्रिकेट की शब्दावली है। और शब्दावली कौन कौन सी है, बोले कैच, हालांकि कैच कई सारी सब चीजों में यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें शब्दावली, बहुत आसान वाली शब्दावली मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, पेपर में खूब पूछा जाता है, 22 यार्ड, 22 गज की लंबाई होती पिच की लंबाई, यानी एक खिलाड़ी एक दूसरे से कितनी दूरी पर होता है पिच में, तो पिच की लंबाई अगर पूछे कभी आपसे, तो पिच की लंबाई आप आसान शब्दों में बता सकते हैं कि इसकी लंबाई 22 यार्ड है। कितनी है, 22 यार्ड है। तो ये बहुत ध्यान से मेहनत करके अपना पढ़िएगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, डन। एक शब्दावली बहुत अच्छा पूछा जाता है भारोत्तोलन में, क्या पूछी जाती है, जर्क। जर्क नाम की जो शब्दावली बच्चे है, जर्क जो शब्दावली है, ये भारोत्तोलन में यूज करी जाती है, किसमें, भारोत्तोलन में। जो भारोत्तोलक होते हैं ना, भारोत्तोलन खेल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, ये जर्क नाम की शब्दावली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हिसाब से करिएगा, ठीक है। ये आपकी मैराथन चलने वाली है, अभी आपकी लगभग अभी 1 घंटे क्लास और चलेगी, ठीक है। तो 1 घंटे तक आपके साथ हम रुकने वाले हैं अभी फिलहाल, हाँ बिल्कुल। तो अभी 1 घंटे तक आपको हम कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, तो अब 1 घंटे तक अच्छे और मेहनत करिए, और सवाल आपके लिए लाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया। डन। शब्दावलियां आपने सीख ली, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। देखिए जर्क वाला शब्द अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में पूछा गया था, जर्क वाला शब्दावली अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में पूछा गया था कि जर्क क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जर्क से सवाल फिर आएंगे, क्योंकि ये ऐसे शब्दावली ना बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, और जो चीजें पढ़ना नहीं चाहते वो पेपर में जरूर आती हैं। जो भी चीजें पढ़ना नहीं चाहते वो सब चीजें पेपर में आपको निश्चित मिलेंगी, घूम घूम के मिलेंगी, ठीक है, डन। चलिए अगला सवाल देख लें, अगला सवाल हमारे लिए क्या दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चे, अगला सवाल हमारे लिए क्या दे रखा है, बिल्कुल देखिए अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, क्या पढ़िए। 16 सितंबर 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 545.652 बिलियन से घट करके 545.652 बिलियन डॉलर हो गया। देखिए ये सारे डेटा इसलिए दे रखा है कि आप भ्रमित हो जाएं, आप भ्रमित हो जाएं। मुद्दा क्या है कि कौन सी एजेंसी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करती है। सवाल यहां है कि आपका जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन आपका मनी एक्सचेंज है, इसको कौन ऐसी संस्था है जो नियंत्रित करती है। विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, सेबी है, आईआरडीआई है, आरबीआई है या डब्ल्यूटीओ है। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, तो आप सब लोग कहेंगे कि सर इसमें केवल शब्दों का खेल है। क्या है, इसमें केवल शब्दों का खेल है बच्चे। आरबीआई ऐसी संस्था है जो क्या करती है, इसका नियंत्रण करती है। और आरबीआई की स्थापना आप पढ़ते हो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय बच्चे कहां है, तो आप कहोगे आरबीआई का मुख्यालय कहीं और नहीं है, ये मुख्यालय आपका बंबई में है। कहां पर है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ये ध्यान रखना। अब बहुत जरूरी बात आरबीआई के बारे में और आने वाला है, क्या कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास कौन है, शक्तिकांत दास आप कहेंगे कि वर्तमान में इसके क्या है बेटा, वर्तमान में गवर्नर है, और ये 25वें क्रम के गवर्नर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि ये 25वें क्रम के गवर्नर और यहाँ से सवाल आने तय हैं आपके लिए। डन। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, ये सारी बातें। और आरबीआई की स्थापना मात्र 5 करोड़ रुपए की राशि से किया गया था। पेपर में पूछा जाता है कि आरबीआई कितने रुपए से स्थापित करी गई थी? 5 करोड़ रुपए राशि। और किसके कमीशन पर? तो आप कहेंगे हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर। किसके? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना करी गई थी। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना करी गई थी। दोनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण, जरूरी और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हैं। ठीक है, डन। चलिए अगला सवाल देखो बच्चे, क्या है अगला सवाल हम बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या रखा है? हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाली वुल्फ ऑफ ट्रिलोजी की लेखिका कौन है? डगलस स्टुअर्ट, या आपके सामने लिखा हुआ मार्गरेट एटवुड, या हिलेरी मेंटल, या फिर एलेनोर, या एलेनोर कौन? कैंटन। कैंटन। जल्दी बताइएगा क्या आ जाएगा जवाब बच्चे, इनमें से आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? यानी वुल्फ ऑफ ट्रिलोजी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताइएगा, वर्क ऑफ ट्रिलोजी के लेखक कौन है? क्या कहोगे? आप कहोगे हिलेरी मेंटल। बिल्कुल, जिनका जवाब आ रहा है हिलेरी मेंटल, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना इस बात को लेकर के। और एक पुस्तक और है जो आप उत्तर देंगे मुझे, क्या? रेत समाधि। रेत समाधि किसकी पुस्तक है? जल्दी से बताइएगा, रेत समाधि कौन है? हिंदी भाषा की एक पहली पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। रेत समाधि की पुस्तक की लेखिका कौन है? पुस्तक की लेखिका कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पुस्तक की लेखिका कौन ही है बच्चे। लेखिका कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। पुस्तक की लेखिका कौन है? अपनी राय देना मत भूलिएगा। रेत समाधि है ना, कि लेखक कौन है आपको बताना जल्दी से, क्या आ जाएगा इसका जवाब। चलिए इसका उत्तर आपको मिल गया है बच्चे। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है? तो अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है वो ये कि सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए इसके आधार पर आप एक सवाल और ध्यान रखना कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में जब तक उत्तर दीजिएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। वेरी गुड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बेटा कौन है आपको बताना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? एक सवाल आपके लिए ये भी रहा। अब एम्स के बारे में पूछा है कि सितंबर 2022 में किसे नियुक्ति दी गई है, यानी लगभग एक साल की करंट अफेयर पेपर में आपको आती है वो सवाल, लगभग आपका यहीं से घुमाऊ पूछेगा आपसे। तो जवाब आपको देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब बच्चे? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? तो आप कहेंगे कि सर इसका सही जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसमें से आपके निदेशक के रूप में जो शामिल किए गए हैं उन्हें कौन शामिल बनाया गया है? आपके डॉक्टर कौन? डॉक्टर आप कहेंगे एम श्रीनिवास। डॉक्टर एम श्रीनिवास, इसका सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर एम श्रीनिवास। बच्चे इसका सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर एम श्रीनिवास। ध्यान रखना ये सवाल आपके पेपर में एज इट इज ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे। ध्यान रखना इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन करके रहने वाले हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करें कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो हम कहते हैं मनसुख मंडाविया साहब। कौन है? मनसुख मंडाविया साहब वर्तमान में क्या है? मनसुख मंडाविया साहब। इन्होंने कभी राय दिया, अपना बयान दिया, कितना सही कितना गलत वो तो देखना होगा बच्चे, राय पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि जिनको जिनको कोविड हुआ है बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उन्हें कोविड जिनको जिनको हो रखा है उनका खतरा है उनके शरीर को। अब कितना सही कितना गलत ये तो बड़ा भय की बात है भाई। कोविड पता नहीं किसको कितना हो रखा है ना, किसको कितना ज्यादा हो रखा है कोई पता तो है नहीं। तो कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लगभग सबकी लहर थी तो सबको लगभग छू कर गया है। तो अब काम किसको किसको नहीं करना भाई, बड़ी समस्या है। काम करना, काम तो एक जीविका का हिस्सा है। तो ये ऐसे बयान मुझे समझ से बाहर हैं। खैर आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या रहेगा? निम्न में से कौन 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आपको बताना है कौन है वर्तमान में अध्यक्ष। देखो सीधा सवाल क्या है, अभी अध्यक्ष कौन है, बस सीधी सी बात खत्म। संदीप सिंह है, चित्रांशी रावत है, रानी रामपाल हैं, या आपको बताना है दिलीप तिर्की। अब देखो यहां पर सवाल क्या है ना, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, तो ध्यान रखना दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जी अभी हाल ही में क्या बनाए गए हैं, ध्यान रखना नए अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखना, पहले ये नहीं थे, अभी बनाए गए हैं, तो ध्यान रखना इस बारे में। और रानी रामपाल के ऊपर अभी हाल ही में एक स्टेडियम का नाम रखा गया है यूपी में। एक स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम का नाम बेटा रखा गया है, कहाँ रखा गया? यूपी में रखा गया है। हॉकी स्टेडियम का नाम यूपी में रखा गया है, ये ध्यान रखना। कहाँ रखा गया? यूपी में। स्टार खिलाड़ी एक समय में रही रानी रामपाल जी, ध्यान रखना। अभी अगर बात करें तो सविता पुनिया। अभी आप क्या कहेंगे कि भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है? सविता पुनिया है। सविता पुनिया है बेटा, सविता पुनिया है। सविता पुनिया अभी वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कप्तान है। किसकी है? महिला हॉकी टीम की कप्तान है, हॉकी टीम की कप्तान है। कैप्टन साहब यही गोलकीपर भी हैं, यही महिला टीम की गोलकीपर हैं। और पुरुष टीम के कौन गोलकीपर हैं? तो आप कहोगे पीआर श्रीजेश। कौन है? पीआर श्रीजेश।
PR श्रीजेश, ये ध्यान रखना, PR श्रीजेश भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं। कौन है ये गोलकीपर? भारतीय पुरुष टीम के हैं। और ये गोलकीपर तो हैं ही हैं, केरल के जो एडवेंचर खेल होते हैं ना, एडवेंचर खेल के ब्रांड एम्बेसडर भी यही हैं। केरल के जो एडवेंचर गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर भी यही है। तो दोनों सवाल अपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल। कोई व्यक्ति बच्चे ऐसे नहीं बन जाता। देखिए आप एक कमेंट में देख पा रहा हूँ, इसमें ऐसे नहीं बच्चे बन जाते। जो अब दिलीप तिर्की नाम लिखा है ना, पढ़ लिया कि सर दिलीप तिर्की बस हो गया, नहीं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1998 में एक बार एशियन गेम्स चल रहे थे, एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था दिलीप तिर्की ने। बिल्कुल हाँ, ठीक है। ऐसे नहीं बच्चे, बहुत मेहनत से लोग बनते हैं। अगर किसी पद पर प्रतिष्ठा पर है तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो दुख दर्द को समझे कि हमारी टीम में क्या समस्याएं हैं। ऐसे नेता की कोई आवश्यकता नहीं जो आप समझे भी ना क्या करना क्या नहीं करना है। यही एक कारण है कि सरकारें ब्यूरोक्रेट से दूर रहती हैं। क्यों रहती हैं दूर? उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी अगर सब आएगा तो वो चीजें बदलेगा, लोगों को विश्व स्तर की चीजों के बारे में बताएगा। बिल्कुल। हालांकि खेलो इंडिया जैसे यूथ गेम्स जो आपके गेम्स चल रहे हैं बहुत अच्छी चीजें हैं, सरकार की बहुत इनिशिएटिव, बहुत अच्छा पहल है ये। इससे क्या होगा, नए लड़कों को अवसर मिलता है। खेल क्या ऐसे ही थे भारत में? नहीं, 2-4 सालों से खेलों की प्रवृत्ति बदल गई। इस सरकार का इस बारे में योगदान है, ध्यान रखना पड़ेगा इस बारे में। डन? तो ध्यान रखना बच्चे, ये 1998 के एशियाई खेलों में एक अच्छा खासा इन्होंने कीर्तिमान रच रखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा खेल, ठीक है? बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल की ओर बात कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो आपके कहीं ना कहीं लगभग आधे सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, आधे सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, आगे बढ़ जाए हम, कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या तो नहीं इसमें? चलिए बढ़िया, अगले सवाल की ओर बात करते हैं बच्चा। अगला सवाल क्या रहने वाला है, अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या रहेगा, देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों को कल्याण के लिए बढ़ावा देने के लिए बात करता है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, आर्टिकल 38 या आर्टिकल 45? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब बच्चे? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? बताइए क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, जल्दी जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब आ जाएगा क्या? आप बताइएगा। आर्टिकल 42 में कमेंट पढ़ लेता हूं आप सबको, जल्दी जल्दी से बताइए क्या कह रहे हैं आप सब लोग। बोलिए बच्चे, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ध्यान रखना। अनुच्छेद 38, जिन बच्चों का जवाब अनुच्छेद 38 आ रहा है बिल्कुल जवाब सही दे रहे हो। अनुच्छेद 38 बेटा इसके लिए जवाबदेही तय करता है। आर्टिकल 44 समान नागरिक सिविल संहिता की बात करता है। समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता। देखिए एक होते हैं जो आपके, एक होते हैं क्रिमिनल लॉयर होते हैं, सिविल संहिता यार अलग अलग है। ये हर देश में अगर एक तरीके से हो जाए तो सबके लिए नियम कानून एक जैसे हो जाएंगे। पता चला किसी कोई व्यक्ति किसी के यहाँ किसी धर्म में कुछ अलग व्यवस्थाएं हैं, संविधान उसको भी मान रहा है। तो समान नागरिक सिविल संहिता कहाँ पर है? यहीं पर दे रखी है। और अगर आपसे ये कह दिया आर्टिकल 44 के अलावा आर्टिकल 44 में क्या है, माफी चाहूंगा 42 में क्या है या 45 में क्या है, सवाल यहाँ से भी तो बन सकते हैं। सवाल पेपर में यहां से भी तो आ सकते हैं। तो आप ये कहेंगे सर आर्टिकल 42 ये कहता है आपका कि प्रॉपर जो मातृत्व अवकाश होते हैं ना मानवीय संबंध में, या मातृत्व अवकाश की दशा में कौन बात करता है? तो मातृत्व अवकाश कुछ दशाओं में आप जानते हैं मातृत्व अवकाश कितना जरूरी है। कोई माता गर्भ से है तो उसको अवकाश मिलना बहुत जरूरी है। मातृत्व अवकाश मानवीय कार्यों के लिए देना बहुत जरूरी है। अब आर्टिकल 45 ये बालकों की शिक्षा की बात करता है, बालकों की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ये आपको सब सीखना पड़ेगा बच्चे। ये सब सवाल आपको अगर अच्छे से नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा? निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, ये सारी बातें आप ध्यान रखना। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चे किसका है? डीपीएसपी का है, नीति निर्देशक तत्व का है, नीति निर्देशक तत्व का है, नीति निर्देशक तत्व का है। कहां से कहां तक है? तो आप कहते हो सर इनका अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन मिलता है, ठीक है? 36 से 51 तक का विवरण मिलता है। और डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? हम कहते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से इन्हें क्या लिया गया है? लिया गया है, ठीक है? समझे? कुछ समझे ना? हाँ बिल्कुल समझना भी चाहिए आप सभी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल बच्चे। अगला सवाल क्या है? जात और सवार, जात और सवार इनमें से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है?
इक्तादारी प्रणाली से, मनसबदारी प्रणाली से, या जमींदारी प्रणाली से, या आपको बताना है जोतदारी प्रणाली से। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। जात सवार आपसे पूछा गया है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर जात और सवार के बारे में क्या कह रहा है। बोलिए भाई। देखिए, जात और सवार दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें। मैं आपको जरूर बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बस आपको पहले ये बताना है कि इक्तादारी व्यवस्था में है, जमींदारी में है, या मनसबदारी में है, या फिर आपको बताना है जोतदारी में, किसका किस में जाएगा ये। ठीक है, हाँ कमेंट में जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा, क्या आ जाएगा इसका जवाब बच्चे, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। बढ़िया। देखिए आपको बताऊं, एक व्यवस्था है मुगल काल में, बहुत अलग है, थोड़ी सी ध्यान रखना। क्या आप कहोगे, ये मनसबदारी व्यवस्था। बेटा मनसबदारी व्यवस्था में इसका हिस्सा है। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है जात और एक है आपका सवार। तो सवार जैसा सवार आता घोड़े पे सवार, घोड़े पर सवार मतलब ये घुड़सवारों की कहीं ना कहीं शक्ति की बात करता है, घुड़सवार इनके पास कितने हैं। और जात का मतलब बेटा होता है वेतन से, इनका वेतन क्या है, प्रतिष्ठा क्या है। तो ये व्यवस्था यहां पर किसमें थी, ऐसा नहीं कि मुगल काल में व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां पर भी थी। तो मनसबदारी व्यवस्था जो बच्चे, मनसब एक रैंक है, एक ओहदा है, ठीक है, एक ओहदा है। और इसी के भीतर व्यवस्थाएं थी आपकी जात और सवार। जात का मतलब वेतन और प्रतिष्ठा से था, वहीं सवार का मतलब कितने क्या घुड़सवार उसके समाज में हैं, क्या क्या चीजें हैं उसके अधिकार में, कितनी चीजें बातें हैं। ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना होगा। बढ़िया, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। लिखा हुआ है इनमें से या निम्न में से, सवाल पढ़िएगा, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन जाने की क्षमता को कम कर देती हैं। देखिए इसीलिए आपसे कहा जाता है बच्चे, क्या कहा जाता है। अब पहले विकल्प पढ़ लीजिएगा, मैं जवाब तो आपको दे ही दूंगा। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे रखा है, या आपका नाइट्रिक एसिड। बताइए, नाइट्रिक ऑक्साइड, माफी चाहूंगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या आ जाएगा इसका जवाब बच्चे, जवाब दे जाएगा, क्या आ जाएगा इसका सटीक जवाब। फटाफट आपको जवाब बस देना है, जल्दी जल्दी से बता डालना है क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, और आपका हल बिल्कुल मिल जाएगा। बताइए, बोलिए। देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का दम तब घुटता है जब, अगर हम बेसिक बात करें तो हम ये बात कर लें, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना लेता है, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और अगर एक ऐसी गैस है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात ऑप्शन संख्या बी, यानी ऑप्शन संख्या इस आधार पर ऑप्शन संख्या 20 बी। तो ये ध्यान रखना, इसके आधार पर क्या होता है बच्चे, ये आपके रक्त संचार को ऐसे कह सकते हैं कि या दम घूंटने के लिए जानी जाती है, दम घोंटने के लिए जानी जाती है। ये ऑक्सीजन को उतक में पहुंचाते हैं हीमोग्लोबिन मिलकर के, लेकिन ये करता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से सीधे ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना तेजी के साथ मिश्रित होता है। ऑक्सीजन जितनी तेजी से हीमोग्लोबिन से मिलता है, उतनी तेजी से 300 गुना तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो ये क्या करता है, ये दम घोंटने लगता है, बहुत तेज संचार हो जाता है इसके कारण। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जहर फैल जाता है शरीर में, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात सीओ, इसे प्रमोट कैसे करते हैं बच्चे, सीओ से प्रमोट करते हैं, सीओ से डिकोड करते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन में बहुत तेजी से मिश्रित होता है, और मिश्रित होता है तो एकदम से नसों में घुस जाता है, और नसों में घुसने के बाद इस तरीके से ये जहर बना देता है। तो व्यक्ति क्या होता है, ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देता है, रोक देता है, इंसान का दम घुटने लगता है, इंसान मर जाता है। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बात करें बच्चे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई हैं, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। ध्यान रखना बच्चे, जयमल और कल्ला इतने बहादुर थे कि अकबर इनकी बहादुरी से बड़ा ओतप्रोत हो गया था। अपने कहां प्राण त्याग दिए थे सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण, आमेर के किले में, चित्तौड़ के किले में, रणथंभौर के किले में, या फिर कुंभलगढ़ में। आपको जवाब इसका देना है, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, बोलिए क्या आ जाएगा बच्चे। ठीक है, बढ़िया। देखिए एक मैं आपको बात बताता हूं, अगर हम बात ये करें, आपने राणा सांगा का नाम सुना है, राणा सांगा। राणा सांगा के चौथे पुत्र का नाम था उदय राणा। क्या नाम था, राणा सांगा के चौथे पुत्र थे, उनका नाम था उदय राणा। तो उदय राणा पर
अभियान किसने किया? ये पुत्र है इनके। अभियान किसने किया? अकबर ने किया। और इसी दौरान ही 1568 में उदय राणा के संबंध में नेतृत्व किसने किया? इन्होंने, जयमल और किसने बच्चे? जयमल और आप कहोगे कल्ला ने। और इन्होंने लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए, शहादत दे दी अपनी। आपको बताना है कौन से युद्ध में, कौन से युद्ध में। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन बी का मतलब चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ के किले में घेराबंदी, यानी इन्होंने अकबर के छक्के छुड़ा दिए, अकबर के छक्के छुड़ा दिए। ध्यान रखना, राजपूती इतिहास बहुत विशाल है, आप पढ़िए तो सही, है ना। चलिए अगली बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या है? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव थे या स्वामी विवेकानंद जी थे, रामानंद थे या नामदेव थे? जल्दी से आप बताइएगा क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। आपको बताना है जल्दी से, इसका जवाब आ जाएगा क्या? ठीक है, कौन थे? जयदेव, स्वामी विवेकानंद जी, रामानंद जी या नामदेव जी? बताइए। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, इसका उत्तर आ जाएगा रामानंद जी। रामानंद जी ने क्या किया? इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक के लिए यात्रा इन्होंने करी। दक्षिण से उत्तर भारत आए और इन्होंने क्या किया बच्चे? इन्होंने क्या किया? इन्होंने राम धुन की आगे बढ़ाया, प्रचार किया, खूब सारा प्रचार किया राम भगवान राम के बारे में। अगर हम इनके बारे में और बात करें तो जयदेव की एक रचना बहुत पेपर में पूछी जाती है, और आपको भी पता है वो रचना कौन सी है? गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? पूछा जाता है ना पेपर में, तो आप कहेंगे गीत गोविंद सर रचना किसी और की नहीं है, वो जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की है। नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आपके कैसे रहे हैं? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गुरु रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नामदेव रहे हैं, और भी बहुत सारे गुरुजी रहे हैं जो आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक, वेरी गुड। चलिए बढ़िया। एक सवाल बता दीजिएगा, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? जल्दी बता दीजिएगा कि वीर शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। सब हमारे पास होशियार बच्चे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, और इसका जवाब भी देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मुझे भरोसा है। शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? आपको बताना है जल्दी से, क्या आ जाएगा इसका सही और सटीक जवाब, है ना। जल्दी जल्दी से बता डालिए सभी सभी लोग। डन। अगले सवाल की बात करें बच्चे, अगला सवाल बात करें तो ये कहेंगे, यदि भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देता चाहे तो वह अपना त्याग पत्र बेटा किसको देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, या भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, या भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को देगा, या भारत के प्रधानमंत्री को देगा? ये चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, और आपको बताना है कि वह अपना त्याग पत्र किसको देने के लिए जाएगा। वह अपना त्याग पत्र किसे देगा बच्चे? किसको देता है? जल्दी बताइएगा। देखो बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने आपको। ये खबर देगा भारत के उपराष्ट्रपति, और कहेगा कि अगर आप छोड़ना चाहते तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन त्यागपत्र दे किस कंडीशन में सकता है? तो या तो वो अपनी स्वेच्छा से पद त्याग दे, और स्वेच्छा से कौन ही पद त्यागता है बच्चे? स्वेच्छा से पद को त्याग दे, या इसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए। महाभियोग आर्टिकल 61 में है, महाभियोग प्रक्रिया से इसे गुजारा जाए, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति का पद छूट जाता है, ऐसी दशा में। और इसके बाद ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये त्याग पत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। लेकिन जरूरी ये है कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या करेगा ऐसी दशा में? तो भारत का उपराष्ट्रपति दौड़ा दौड़ा जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा। दौड़ कर जाएंगे, कहेंगे भैया लोकसभा अध्यक्ष को, दौड़ा दौड़ा मतलब ये थोड़ी जाएंगे, महामहिम है भैया, महामहिम है, महामहिम के छोटे भैया हैं उपराष्ट्रपति जी, कैसे जाएंगे ये नहीं जाएंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना पहुंचाई जाएगी इनके माध्यम से। क्योंकि आप एक बात जानते हैं, भारत में सारी शक्तियां कहां निहित हैं? जनता में निहित हैं बच्चे। अब जनता में निहित हैं तो जाहिर सी बात है, जनता चुनाव किसका? लोकसभा सीधा मतदान करती है ना, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जानकारी जानी बहुत जरूरी है। क्या? कि भैया महामहिम जी ने अपना पद त्याग दिया है। स्वेच्छा से भी त्याग सकते हैं, या महाभियोग, आपने संविधान का अधिग्रहण कर लिया, गलत तरीके से संविधान पर निर्णय ले लिए, इस कारण ऐसी स्थिति में भी आपसे पद का ले लिया जाता है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है बच्चे, वो इनको शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति महोदय को क्या करवाता है? शपथ दिलवाता है। इनको ये दिलवाते हैं, ये इनको दिलवा देते हैं, बस इतना सा अंतर है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक दूसरे को शपथ दिलवाते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, बस ये इंपॉर्टेंट भी आपका सवाल रहेगा। आगे बात करें, अगले सवाल की ओर बात करें। चलिए ठीक बच्चे, अगले बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? आप कहेंगे राजीव कुमार जी। कौन है बच्चे? ये नोट कर लेना, राजीव कुमार जी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार साहब। कौन है? राजीव कुमार साहब। और पीएम साहब तो जग जाहिर है, मोदी जी हमारे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और मुख्य न्यायाधीश हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, ये ध्यान रखना।
धातु ऑक्साइड का स्वरूप, यानी आपका धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है? तटस्थ होता है, यानी सस्टेन होता है, कार्बोनिक रहता है, या सामान्य रहता है, या आपके एसिटिक रहता है, अम्लीय रहता है। कैसा रहता है आपको बताना है जल्दी से। क्या आ जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे इसका धातु ऑक्साइड का जो स्वरूप होता है बच्चे वो हमेशा सामान्य रहता है। ठीक है, सामान्य रहता है। ऑक्साइड आपका प्रॉपर अवयव, खुद ही ऑक्सीजन का ही अवयव है ऑक्साइड, तो ध्यान रखना कैसा रहता है बच्चे? सामान्य रहता है। इसका उत्तर आ जाएगा सामान्य। तो जिन बच्चों ने उत्तर सामान्य दे रखा है वो सब बच्चे एकदम बढ़िया और एकदम बहुत बढ़िया मैं कहूंगा उत्तर दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। बिल्कुल डन, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है, चलिए बढ़िया। अगले सवाल की ओर बात करें। अगला सवाल देखो क्या लिखा, भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां था, अकबर था, हुमायूं था, या बाबर था? आपको जल्दी से बताना है क्या आ जाएगा उसका उत्तर। अब इसका तो जवाब तुरंत बता देंगे, समय नहीं लेंगे, आप उत्तर दे देंगे। क्या आ जाएगा? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बाबर? क्या आ जाएगा बच्चे? हम्म, बढ़िया। देखो आपको बहुत ध्यान से समझा, मैं बताता हूं आपको। दो चीजें हैं, एक एक तैमूर लंग है, एक तैमूर लंग है, और एक चंगेज खान है। मैं ऐसी क्यों बात कर रहा हूं आप देखिए जरा इस बात को लेकर के। जो पैटर्नल पक्ष है मुगलों का वो तैमूर लंग से जुड़ा हुआ है, जो मैटरनल पक्ष है वो किससे जुड़ा हुआ है? आपका चंगेज खान से जुड़ा हुआ है। तो ना तो इनका यही पता नहीं कि कैसे किस तरीके से आपके अलग अलग मूल से भी बिल्कुल अलग अलग है ना। तैमूर लंग भी वही आक्रांता है, चंगेज खान भी आक्रांता है। तो इनसे पैदा होता है कौन? इन ऐसे माता पिता से पैदा होता है आपका कौन? बाबर। बाबर प्राप्त होता है, बाबर जन्म लेता है। तो बाबर को ही मान्यता ये दी जाती है कि बाबर कैसा है आपका? बाबर कैसा है? बाबर ही आपका पहला कैसा रहता है? मुगल सम्राट बनता है, भारत में आता है, लोदियों को पराजित करता है, और आकर के बाकायदा लोदियों के चचेर चाचा लोगों ने बुलाया, बुलाने के बाद स्थितियां ऐसी बन गई कि यही बाद में मामला भी संभाल लेता है ना। ये ध्यान रखना इस बात। अच्छा, पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। उमर शेख इनके पिता का नाम है। क्या बेटा है? उमर शेख। ध्यान रखना उमर शेख है बच्चे। बाबर के पिता का नाम क्या है बेटा? उमर शेख। पिता का नाम क्या है? उमर शेख है। और बता दूं ये सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, सुन्नी मुसलमान थे। इतना काफी है, इतना काफी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं। बाबर के द्वारा 4 युद्ध किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर के द्वारा 4 युद्ध कौन किए गए? बाबर आया, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, और घर गया। ये बात मैं कई बात कहता हूँ, चंदा देकर के घर चला गया। अब इसको याद बोले कैसे करें? चलिए गुरुजी क्या है, तो याद करना और आसान है। क्या है? बाबर आया, पानीपत का युद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है? पानीपत का युद्ध कर रहा है। पानीपत का युद्ध कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? खानवा का युद्ध कर रहा है। ये खानवा का युद्ध इसी के द्वारा लड़ा गया, ये भी आपके लिए जरूरी सवाल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? चंदेरी का युद्ध भी इसी के द्वारा लड़ा गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा। इसके अलावा आप कहेंगे घग्गर का युद्ध, ये भी इसी के द्वारा ही लड़ा गया युद्ध है, ये ध्यान रखना। घग्गर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा सीधा सटीक पेपर में आने वाले सवाल भी यहीं से ही आपके आ जाते हैं। लड़ा कब गया? 1526 में, 1527 में, 1528 में, और 1529 में। याद करना और भी आसान है। ठीक है, याद करना और भी आसान है। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े अपने जमाने में, और इन्हीं 4 युद्धों के बाद कहीं ना कहीं उसने सत्ता स्थापित कर ली भारत के अंदर। डन, सारे समझ में कर लेंगे ना। अब तो कोई समस्या बच्चे होनी नहीं चाहिए आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मान्यता ये कि 1526 में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई हुई थी। बिल्कुल, हाँ जी, बढ़िया। डन, चलिए अगला सवाल बात करें बच्चे। अगले सवाल की ओर बात करते हैं, बिल्कुल आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्य का स्वर्ण काल किसको कहते हैं बच्चे? स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं किसके काल को? तो आप कहोगे स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां को। मुगल काल का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो मुगल काल का स्वर्ण काल अकबर को कहा जाता है। पूरे मुगल काल का स्वर्ण काल। तो सवाल स्वर्ण काल से भी अलग अलग आते हैं। और जहांगीर के काल को कहते हैं बच्चे
चित्रकारी का बढ़िया सा स्वर्ण का, खूब काम किया उसने, है ना। चलिए आगे बात करें। सुनामी के कारण होता है, हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंक देती है, या निम्न वायुमंडलीय दबाव देती है, या पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण, या भूमिगत चट्टानों का अचानक से टूटना। अभी हमने हाल ही में 5 तारीख को, रिसेंटली इसी इसी 5 तारीख को, 5 नवंबर को हमने सुनामी जागरूकता दिवस मनाया। मॉर्निंग की करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया भी था। तब आपको मैंने बताया था कि सुनामी होता क्या है। सुनामी क्या है, तो आप कहेंगे सुनामी इज अ जापानियन वर्ड, जापान का एक शब्द है। क्या कहोगे, सुनामी बच्चे एक जापान का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। सुनामी कैसा है, कि जापानी शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सुनामी एक बच्चे जापानी शब्द है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, सुनामी कैसा है, तो सुनामी एक जापानी शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ आ रही बातें, जापानी शब्द है। और ये पानी के नीचे जो ज्वालामुखी गतिविधियां होती है ना, इसके कारण ही पैदा होती है। बिल्कुल, तो आपका जो उत्तर जिन बच्चों का सी आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का सी जवाब आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सी जवाब जिन जिन का आ रहा है, सी जवाब उन सबका बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं, अच्छे तरीके से कर रहे हो। अच्छे तरीके से करना, ऐसे ही करना जैसे अभी कर रहे हो आप सब। ठीक है बच्चे, जैसे अभी कर रहे हो वैसे ही जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी आपकी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है। लद्दाख में है, कन्याकुमारी में है, अंडमान में है, या श्रीनगर में है। कहाँ है आपको बताना है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बस आपको उत्तर देना है, क्या आ जाएगा इसका जवाब। ठीक है, देखिए ये ऐसा नहीं है कि हर इंसान से जुड़ा हुआ होता है। साल था 1892 में, 1892 में यहीं पर ही जो रॉक मेमोरियल पर यहाँ पर रुका करते थे, इन्होंने यहाँ पर बाकायदा ध्यान व्यान लगा रखा है स्वामी विवेकानंद ने, है ना। इसी के ऊपर कई घंटों तक इस राग पर ध्यानमग्न रहते थे, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1892 के कालखंड में, राइट, 1892। अब आपको उत्तर देना है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए, डन, अभी समझ में आ गया। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये कन्याकुमारी इसका एकदम सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल, जिन भी बच्चों का कन्याकुमारी जवाब आ रहा है उन सब बच्चों का एकदम सटीक जवाब आ रहा है और सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल कन्याकुमारी ही इसका सही जवाब आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना, 1893 का शिकागो धर्म सभा सम्मेलन का बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत पूछा जाता है। शिकागो, शिकागो धर्म सभा सम्मेलन, शिकागो धर्म सभा सम्मेलन बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। एक सवाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी। बताइए भाई आप सभी लोग कमेंट में, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी। बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा अचानक से। स्थापना, स्थापना कब की गई। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, डन, वेरी गुड। आगे बात करें बच्चे, अगले सवाल की ओर बात करें। अगला सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। देखिए, पक्षियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया, पक्षियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, वही सवाल आपसे पूछा गया है। ऑटोग्रामी कहलाता है, या अर्नियोफिली कहलाता है, या एनिमोफिली कहलाता है, या एंटोमोफिली कहलाता है। बताइए क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। पक्षियों द्वारा परागकणों की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहलाते हैं बच्चे, वो क्या कहलाता है। ठीक है,
देखिए अर्निथोलॉजी नहीं होगा बच्चे, अर्निथोलॉजी इज अ बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ उसके अध्ययन के बारे में कह सकते हो, दिस इज अ स्टडी अबाउट बर्ड्स। हाँ अभी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। अर्नियोफिली जो बच्चे आप उत्तर दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, अर्नियोफिली इज द राइट आंसर, बिकॉज यही आपका इसका सटीक जवाब आ जाएगा, यही इसका एकदम सटीक और एकदम सही जवाब आ जाएगा, दिस इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है बच्चे, सवाल क्या दे रखा है, पढ़िए इस सवाल को बहुत ध्यान से करिएगा। सवाल क्या दे रखा है, सवाल कह रहा है लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है, हरियाणा की महिलाओं द्वारा, पंजाब की महिलाओं द्वारा, बिहार की महिलाओं द्वारा, या फिर आपको बताना है आपके मध्य प्रदेश की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है, बताइए। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें हरियाणवी भाषा आपको सीखने को मिलेगी। हरियाणवी भाषा के अंदर जब होली के आसपास का त्योहार होता है ना, तो उधर क्या होता है, लूर जो कहा जाता है लड़कियों को ही कहा जाता है, ठीक है, लड़कियों को ही कहा जाता है। हाँ आप देखो उत्तर आने लगे, लूर लड़कियों को ही कहा जाता है। तो हरियाणा जो है ना, हरियाणा के अंदर ये फागुन महीने के अंदर जो फागुन माह होता है ना, फागुन बोले होली आ गई, तो ये हरियाणा का एक शब्दावली है बच्चे। तो लूर नृत्य जो होता है वो लड़कियों द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है हरियाणा के भीतर। पंजाब में ऐसे ही होता है, भांगड़ा है ना, गिद्दा, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक अच्छे से शब्दावली सीखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्दावली है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और अपने बिहार में क्या क्या होता है, नौटंकी है और ढोला, इस तरीके की चीजें रहती हैं। कमेंट में बच्चा कुछ अलग ही लिख रहा है, खैर वो हम नहीं कहेंगे, चलिए आगे बात करते हैं। A comparison between women, a comparison between women and men के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, या ताराबाई सिंधे के द्वारा, या विक्रम शेठ के द्वारा, या पंडित रमाबाई के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। क्या जाएगा इसका सही जवाब, हाँ जी बिल्कुल, क्या जाएगा इसका सही जवाब आपको बताना है, किसके द्वारा लिखी गई बच्चे। हम्म, देखो एक बात बताता हूँ आपको, ये किताब लिखी है ताराबाई शिंदे ने। अब बहुत ध्यान से समझना, ताराबाई शिंदे एक ऐसी महिला थी जो कि मराठी परिवेश में पैदा हुई, सिंधे से समझ में आ रहा होगा परिवार मराठा है, मराठी परिवेश में पैदा हुई। और दूसरी जरूरी बात आपके लिए ये रहेगी कि ताराबाई शिंदे वो वुमेन है जिन्होंने पेट्रियार्की जो है, पेट्रियार्की यानी कि पितृपक्ष वो है उनका हावी होने की जरूरत नहीं है, नारियों के सम्मान की बात उन्होंने करी। तो ताराबाई शिंदे जो है, ये ताराबाई शिंदे वही महिला हैं। अब चेतन भगत की एक बहुत बढ़िया सी मूवी बन गई है, हाफ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड किसकी रचना है, तो आप कहेंगे हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो किसी और की नहीं, वो बच्चे इन्हीं की रचना है। समझ में आ गई बात, आ रही है सारी बातें, कर लोगे, चलिए बहुत बढ़िया सी जवाब है, फिर तो अच्छी बात है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अंबुबाची मेला लगता है, असम में लगता है, केरल में लगता है, सिक्किम में लगता है, गुजरात में लगता है। मैंने इसीलिए इसका जवाब नहीं दिया था पहले, जब मैं आपको महोत्सव पूर्वोत्तर के बता रहा था, तब मैंने आपको ऐसी बातें नहीं करी थी, इसीलिए जान के नहीं करी थी, क्योंकि अभी आपको उत्तर दे देता तब आगे सवाल ही फंस जाता। क्या जाएगा इसका सही जवाब बच्चे बताइए, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, असम, केरल, सिक्किम या गुजरात, कहां पर अंबुबाची महोत्सव मनाया जाता है, आप जल्दी बताइएगा। देखो ध्यान रखना, ये एक मानसून के अवसर पर असम के अंदर मनाया जाता है और प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या मंदिर के क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना अंबुबाची मेला महोत्सव बच्चे कहाँ लगता है, असम में। और अभी मैंने आपको बताया एक और महोत्सव होता है यहाँ पर, बिहू महोत्सव, काटी बहू जगती बहू है ना, बिहू महोत्सव बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है। ओन्नम कहाँ का है, केरला का है, ओन्नम कहाँ का है, केरला का है, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे त्यौहार बच्चे भारत भर में मनाए जाते हैं, भारत त्योहारों का देश है, विविधताओं का देश है, सांस्कृतिक अन्य भी विशेषताएं आप देखते हैं। डन, चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, होयसलेश्वर मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित है। क्या बात है, बढ़िया मंदिर पूछ लिया। तमिलनाडु है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, या कर्नाटक में है, जल्दी से आप बताइएगा, क्योंकि ये सवाल तो करंट में भी जाने वाला है। क्या आ जाएगा बच्चे जवाब, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है बताइए। देखो एक आपका ध्यान रखना, होयसल वंश डायनेस्टी पूरी रही है इतिहास में, दक्षिण भारत में होयसल डायनेस्टी प्रॉपर रही है, उसको पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है और बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है। तो कहाँ की वो डायनेस्टी है उसके बारे में सवाल पूछ रखे हैं, बोलिए।
क्या जाएगा इसका सही जवाब? हम्म, बढ़िया। देखो ध्यान रखना इस बात को, ये आपका मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ है बच्चे? कर्नाटक के भीतर है। अब जवाब इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को ने अभी हाल ही में से अपनी सूची में शामिल किया है। यूनेस्को में भारत का यह 42वां धरोहर स्थल है। अभी तक 42 ही हैं, तो 42वां धरोहर स्थल भी यही बना है। धरोहर स्थल भी यही बना है। और इसके पहले अभी हाल ही में अगर क्रमगत बात करें, हम क्रम से बात करें, तो क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में 39वीं साइट बनी थी, 39वीं साइट बनी थी रामप्पा मंदिर। कौन बना था? रामप्पा मंदिर बच्चे बना था। और रामप्पा मंदिर कहाँ है? ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। एक तो बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये कहाँ है? तेलंगाना राज्य के अंदर है। दूसरा 40वां साइट स्थल बना हुआ था धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा आपका कहाँ है बच्चे? धौलावीरा आप ये कहेंगे सर धौलावीरा तो कहाँ है? धौलावीरा तो आपका गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा आपका गुजरात में है, ये ध्यान रखना। और अभी 41वां स्थल कौन बना हुआ है? तो 41वां स्थल कोई और नहीं बचा, शांति निकेतन। कौन बना हुआ है? शांति निकेतन, बिल्कुल शांति निकेतन बना हुआ है। और ये कहाँ है शांति निकेतन? तो शांति निकेतन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि शांति निकेतन आपका कहाँ है बच्चे? शांति निकेतन आपका पश्चिम बंगाल में है। तो जिन बच्चों का वेस्ट बंगाल उत्तर आ रहा है, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य चीजों के ऊपर, अभी 42वां स्थल तो मैंने आपको बताया अभी हाल ही में, होयसलेश्वर मंदिर। कौन सा? होयसलेश्वर मंदिर जो आपका है, और वो कहाँ है? होयसलेश्वर मंदिर 42वां स्थल। तो होयसलेश्वर मंदिर कहीं और नहीं है बच्चे, अभी आपको वही सवाल पूछा गया है। आप कहेंगे सर कर्नाटक के भीतर है। डन। हाँ, भारत आज वर्तमान में 6वां ऐसा देश बन गया जिसके पास सर्वाधिक यूनेस्को के धरोहर स्थल है। बात समझ में आ गई आप सभी को? बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल आप सब जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सर क्या कह रहा है? भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना वय वंदन योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डाकघर, भारत की एलआईसी कर रही है, भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई कर रही है, या एलआईसी कर रही है? आपको बताना है कौन कर रहा है। कौन कर रहा है संचालन इसका? भारत में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में देखो आप जान, एक बात ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं हमारे, उनके लिए पेंशन व्यवस्था इसके तहत व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। तो क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये स्लोगन किसका है? आप देखते हैं ना टीवी में स्लोगन दिखाई देता होगा, तो ये एलआईसी की, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन जो आपका है, एलआईसी के द्वारा ये स्लोगन प्यारा सा यूज किया था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बोले बाद भी। ठीक है, तो एलआईसी के बारे में ध्यान रखना। चलिए एलआईसी के बारे में कर लिया है, आगे बात करते हैं बच्चे। अगला सवाल देखो क्या क्या, अगला सवाल हमारा देखो क्या दे रखा है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, बहुत प्यारा सा सवाल ये भी है। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं आपके कमेंट को पढ़ ले रहा हूँ तब तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग, स्वास्थ्य सेव नहीं है, इसे सेवा कर लीजिएगा, स्वास्थ्य सेवा उद्योग को किस वर्ष तक बढ़कर के 50 अरब डॉलर होने की बहुत उम्मीद है? 2025 तक हो जाएगा, 2023 तक हो जाएगा, 2027 तक हो जाएगा, या हो जाएगा आपका 2030 तक? क्या जाएगा इसका सही जवाब? क्या कहेंगे आप? क्या जाएगा इसका जवाब बच्चे? तो आप कहेंगे सर कि 2025 तक। भारत सरकार के अनुमान, एक अनुमान ये है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, हालांकि अब तो बदल गए, जितेंद्र सिंह जी नहीं रहे, वर्तमान में मनसुख मंडाविया हैं, मैंने आपको अभी बताया मनसुख मंडाविया हैं। 2025 तक इनका एक अनुमान है कि यह 50 अरब डॉलर तक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब एक बहुत जरूरी बात, क्योंकि बदलाव अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ है, तो हो सकता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये तो सवाल हो गया, चलिए डन, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, हील इन इंडिया, हील इन इंडिया। ये बेटा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं या स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, कि भारत में लोग स्वास्थ्य पर्यटन के लिए आए, यानी स्वास्थ्य के लिए भारत में आए, हील इन इंडिया कार्यक्रम। और स्वास्थ्य वीजा एक अलग से बनाया हुआ है, उस वीजे का नाम रखा गया आयुष वीजा कार्यक्रम। ये पढ़ लेना, पेपर में आएगा बच्चे कि आयुष वीजा कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये भारत में चिकित्सा के उद्देश्य से कोई अगर आ रहा है, तो उसके लिए आयुष वीजा कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा करी गई है। और केंद्रीय वर्तमान में मनसुख मंडाविया साहब क्या है? हमारे केंद्रीय वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखिएगा, पेपर में बने तो भ्रमित मत होइए, मेहनत से करिएगा, हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखो क्या दिखा रखा है, अगला देखते हैं। ठीक, और 2030 से ध्यान रखना कि एड्स उन्मूलन के लिए जो वर्ष रखा गया है, एड्स उन्मूलन के लिए, तो एड्स उन्मूलन का वर्ष क्या रखा है? 2030
30 के लिए। 2047 रखा हुआ है एनीमिया के लिए, एनीमिया। अब एक जरूरी सवाल और, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, टीबी उन्मूलन, आसान से सवाल है, आप आराम से कर लेंगे। टीबी उन्मूलन का वर्ष क्या चुना गया है? टीबी उन्मूलन का वर्ष क्या रखा गया है? टीबी उन्मूलन का जो टारगेट ईयर है वो क्या रखा गया है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि टीबी उन्मूलन के लिए कब तय किया गया है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। किस टेक्नोलॉजी कंपनी की सहायक कंपनी नेक्स्टा डेटा लिमिटेड कर्नाटक में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को तैनात करने जा रही है? ये कौन करेगा? रिलायंस करने वाला है, भारती एयरटेल करने वाला है, बीएसएनएल करने वाला है, या वोडाफोन आइडिया? कंपनी का नाम वीआई हो गया है। क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? कि किस टेलीकॉम कंपनी की सहायक कंपनी नेक्स्टा डेटा लिमिटेड कर्नाटक में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगी? आपको बताना है क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, बोलिए बच्चे। देखो ध्यान रखना, एक कंपनी है अपनी सुनील जी की, सुनील जी की कंपनी का नाम क्या है? आप कहेंगे भारती एयरटेल। क्या है बच्चे? भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल जो कंपनी है आपकी, इस कंपनी के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि हम ऐसी चीजें स्थापित करेंगे, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की स्थापना करेंगे। कहां पर करेंगे? तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है? समझ में आ गई बातें आपको? समझ आ रही बातें? डन डन डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप सबको आ रही हैं। बच्चे बोलिए। डन, उत्तर आ गया, बढ़िया। आगे बात करते हैं। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाते हैं? 15 अगस्त, 11 जुलाई, यानी 15 अगस्त को मनाते हैं, या फिर 11 जुलाई को मनाते हैं, या 15 जुलाई को मनाते हैं, या 15 सितंबर को मनाते हैं? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी के साथ देना है। दिस इज अ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। आई थिंक आप अच्छे से समझेंगे इस बात को लेकर के, अच्छे से जवाब दे पाएंगे, और अच्छे तरीके से इसकी जवाबदेही आपके लिए बनती भी है, तो आप अच्छे तरीके से उत्तर भी इसका दे ही पाएंगे, है ना? जवाब तो दे सकते हैं बच्चे, आसान है, कोई कठिन तो है नहीं। क्या कहेंगे आप, बोलिए। तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब आ जाएगा, अभी हमने मना लिया, सेलिब्रेट कर लिया लास्ट कुछ महीनों पहले, क्या? 15 सितंबर को। इसके लिए पहला जो प्रस्ताव रखा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जनरल असेंबली में 2007 में रखा गया था। कब? 2007 में प्रस्ताव रखा गया था। और पहली बार इसे मना कब लिया गया? तो इसे प्रस्ताव रखने के बाद 2008 में इसे मना लिया गया। कब मनाया? 2008 में पहली बार मनाया गया, पहली बार मनाया गया। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इससे बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं बच्चे। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत, अपना भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत अपना। दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य, पहला गणराज्य भारत में ही था, है ना, वैशाली के भीतर। भारत में पहला लोकतांत्रिक देश, इतना बड़ा, इतना कहीं चुनाव होता ही नहीं है, इतना बहुत बड़ा देश है बच्चे, ध्यान रखना। दिस सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और अब हम बढ़ते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन की ओर। 11 जुलाई को कौन सा दिन होता है बताइए? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं बेटा, और जनसंख्या के मामले में भी हम दुनिया में शीर्ष पर हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी, ठीक है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। खैर, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। आखिरी सवाल, कि किस राज्य, कि आखिरी सवाल ये कि किस राज्य सरकार ने अपनी 6 केंद्रीय जेलों में एआरटी डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च किए हैं? आपको बताना है कौन सा वो ऐसा राज्य है। जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। असम, झारखंड, महाराष्ट्र या केरला? 4 विकल्प आपके सामने मुहैया है, आपको जल्दी से बताना है।
अच्छा, ART मतलब ART, अच्छा चल ठीक है, लिखना चाहो तब लिख लीजिएगा। ART का मतलब ये होता है बेटा, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरस चलिए बताइए क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। किस जेल ने शुरू किया है? तो आप कहेंगे अभी हाल ही में इस प्रकार का जो निर्णय लिया गया है वो किसी और के द्वारा नहीं लिया गया है, वो असम सरकार द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? असम सरकार के द्वारा। गुलाब चंद्र कटारिया वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, गुलाब कटारिया। और मुख्यमंत्री आप लगभग लगभग सब जानते होंगे, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कौन है? माफी चाहूंगा, राज्यपाल है। रियली सॉरी बच्चे। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। शर्मा यहाँ ऐसे ही लिखते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, महाराष्ट्र वो जेल है जिसने जेल पर्यटन की शुरुआत करी थी। आपसे कभी पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य था भारत का जिसने जेल पर्यटन को शुरू किया, तो जेल पर्यटन को शुरुआत करने वाला राज्य यही है। लोग जेल पर्यटन, जेल को देख सकते हैं। जेल कैदियों को ऋण व्यवस्था प्रदान करने वाला, कैदियों को ऋण लगभग 50,000 तक देने की बात करी गई है। कैदियों को ऋण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य भी महाराष्ट्र का ही बन गया है। तो ये महाराष्ट्र संबंधित, जेल संबंधित सवाल हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। कैसी लगी आपकी क्लास, आज की क्लास? मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा कि कैसी क्या आपकी क्लास रही, कैसी आपको क्लास हमारी रही, मैराथन ये कैसी रही, सफल रही, आपने सफल बनाई हमारे साथ रह करके, आप सब जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात आपसे और कहूँगा, उसके बाद क्लास में विराम लूँगा, कि आपकी बहुत सारे सपने बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप के पापा, आपके मम्मी पापा के सपने बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप सोचते हैं ना कि रात में जब लेटते होंगे जरूर सोचते होंगे कि हम किस लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम रोज संघर्ष इसलिए कर रहे हैं दिन पर दिन कि हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें, जिस समाज का हम आज हिस्सा हैं उस समाज से हम आगे ऊपर निकल सकें। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में सब कुछ करना बच्चे, किसी चीज को माँ बाप से झूठ मत बोलिएगा और अपनी तैयारी के प्रति एकदम ईमानदार रहिएगा। जब आपकी तैयारी ईमानदारी भरी होगी ना, तो आपकी सफलता ईमानदारी भरी होगी। जब आपकी तैयारी ईमानदारी भरी नहीं है तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप खुद निर्भर नहीं इस बात के ऊपर है कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो बच्चे किसी की क्या कह सकते हो आप किसी चीज को लेकर के? नहीं कह सकते हो आप, ठीक है। एक अध्यापक आपके दीपावली त्योहार सब चीजें भूल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप मेहनत कर सकें, आप सफल हो सकें। और अगर आपने अपने सपनों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी तो कोई आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। आपके सपने आपके हैं, आपकी अपनी लड़ाई है। ध्यान रखना, किसी के माँ बाप जब शाम को घर आते होंगे तो उनके चेहरों की तरफ देखना, जो बेचारे काम करने जाते हैं, और उनके चेहरों तरफ देखना कि वो सब चीज़ें ये सोच के करते हैं दिन पर दिन कि आप आगे बढ़ पाएं, आपके सपने पूरे हो पाएं, आप ऊपर निकल पाएं। उनका कोई लालच बच्चे नहीं है, कोई लोभ उनके पास नहीं है, यकीन मानो कोई लोभ नहीं उनके पास में। और जिस दिन आप सब आगे नहीं बढ़ते हैं तो उनको बहुत खलता है कि मतलब हमारे सारे सपने धराशाही हो गए, सारी चीज़ें धराशाही हो गई। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा चाहता होगा कि उनके माँ बाप के सपने धराशाही हो जाएं, वो स्वयं ऐसी चीज़ें धराशाही कर लें। मुझे लगता है ऐसा बच्चा कोई नहीं है। तो उनके लिए मेहनत करना, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करना, हम नहीं कहते हैं आप हमारे लिए मेहनत करिए, आप अपने सपनों के लिए मेहनत करिए। आप जिस माहौल में जिंदा हैं उस माहौल से अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो एक ही बच्चे माध्यम है, हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई। नहीं किए नहीं निकलोगे, यहीं रहोगे। और खासकर लड़कों के लिए और बात बता दें, बच्चा आपसे 25 26 27 साल तक तो कोई कुछ नहीं कहेगा, जब जिम्मेदारियों का पहाड़ जिस दिन टूटेगा उस दिन ढह जाओगे। कोई पलट के आपका सहारा नहीं बनेगा, ढह जाओगे, गिर जाओगे, दब जाओगे। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना इस बात को। बस ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। आप सबको अग्रिम दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अच्छे से मनाइएगा और अच्छे तरीके से खूब सारी मिठाइयाँ, खूब सारा त्यौहार का आनंद लीजिएगा। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।